नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमाइस अकेडमी में। इस वाली वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन के विषय में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि इतनी बड़ी सभ्यता जो लगभग लगभग 700 सालों तक व्यवस्था में रही, वो एकदम से समाप्त कैसे हुई, उसके पतन के कारण क्या है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार उनको जाके आप प्लीज देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इससे पहले कई वीडियो आ चुकी है, में हमने हड़प्पा सभ्यता को बहुत डिटेल से जाना है। हमने उसके उद्भव को, उसके विकास को बहुत डिटेल से समझा है। इस वाली वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के विषय में। देखिए, प्रश्न आए हैं पिछले सालों में, उनको मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इतने डिटेल से इस टॉपिक को क्यों करवाया है। वो प्रश्न देख के आप अंदाजा लगा ले जाएंगे। प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रारंभिक शिलालेख और साहित्य राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रकाश डालते हैं। तो शिलालेख की और साहित्य की भूमिका है वो पूछा गया है महिलाओं की स्थिति के बारे में। अब देखिए, जब भी आपने हड़प्पा के शिलालेख देखे थे, शिलालेख जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, प्लस हड़प्पा की जब आप मौद्रिक व्यवस्था देखते हैं, हड़प्पा में आप माता देवी की मूर्ति देखते हैं, तो ये सारी चीजें जब हड़प्पा में देखते हैं तो आपको वहाँ की राजनीतिक दशा का, सामाजिक दशा का, आर्थिक दशा का, उन सबका अध्ययन होता है। यहाँ सिर्फ हड़प्पा से संबंधित प्रश्न नहीं है, तो डायरेक्ट हड़प्पा से संबंधित प्रश्न नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आप कनेक्ट कर पाएंगे कि जो आपके शिलालेख हैं या जो आपके साहित्यिक लेख हैं, उनसे किसी समाज में किसी की स्थिति को कैसे पता किया जाता है। ये हमने बहुत डिटेल में किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप हड़प्पा से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पन लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की पुनर्संरचना में मुद्राओं एवं मुद्रांकन के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। जब भी हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, हमने देखा है कि मुद्रा एक कोर सोर्स रहा है जिसके थ्रू हम इस सभ्यता के बारे में जान पाते हैं। तो वही प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा है तो पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित सामाजिक और राजनीतिक आयामों का प्रत्यक्ष पता तो नहीं देते हैं। मतलब हमारे पास जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो एग्जैक्टली ये नहीं बताते हैं कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है वो समाप्त कैसे, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि ये विनगरीकरण के प्रक्रम से गुजरी है। मतलब हड़प्पा सभ्यता पहले विनगरीकरण इसका हुआ, उसके बाद ये समाप्त हुई है। पहले सभ्यता प्रारंभ हुई, प्रारंभ के बाद जब इसका विकास हुआ तो नगरीकरण का रूप हमारे सामने आता है। तो ये नगरीकरण अपने चरम पे था। नगरीकरण के बाद विनगरीकरण हुआ, मतलब नगर पहले समाप्त हुए, फिर ये सभ्यता समाप्त हुई। विनगरीकरण का मतलब एक और भी आप लगाएंगे, तो नगरी सभ्यता थी, वो सभ्यता भी समाप्त हुई। अब ये भी हमने देखा था किस तरह से उसके अवशेष हमको मिलते हैं, उसके बेसिस पे हम निकालते हैं कि पहले ये सभ्यता विनगरीकृत हुई। नगरीकरण का इसका जो चीजें थी वो पहले समाप्त हुई, उसके बाद फिर ये सभ्यता समाप्त। अगला प्रश्न आप देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का पतन पारिस्थितिकीय निम्नीकरण के कारण, न कि बाह्य आक्रमण के कारण। इस वीडियो में आप ये समझेंगे ये दोनों लॉजिक क्या है, कि पारिस्थितिकी निम्नीकरण क्या है और बाह्य आक्रमण का लॉजिक क्या है, दोनों लॉजिक क्या है और दोनों की क्या क्या सीमाएं हैं वो हम समझेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि हड़प्पा या सिंधु सरस्वती नगरों में जल प्रबंधन और उसकी संरक्षण योजना की विवेचना कीजिए। संरक्षण योजना कहीं ना कहीं यहाँ जो दुर्ग व्यवस्था है वो देखते हैं, और जल प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो हम देखते हैं। अगले प्रश्न देखिए, क्या आप मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उपजीविका के अनेक आधार थे। समझाइए कि क्या कारण है कि अधिकांश ज्ञात हड़प्पाकालीन बस्तियां लवणीय भूजल वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अवस्थित है। फिर अगला प्रश्न देखिए कि क्या कृषि प्रवीणता ने हड़प्पाकालीन कस्बों एवं नगरों के उत्थान में उत्तोलन का कार्य किया। आप शायद क्वेश्चन का लेवल देख रहे होंगे कि किस लेवल से जाके आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता इतने डिटेल में करवाया था, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछता है और ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये वही प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के लिए कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है, वैदिक काल के लिए कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। अब आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ चुके हैं तो आप समझ गए कि जो साहित्यिक स्रोत है उनको हम पढ़ भी नहीं पाए हैं। ज्यादा साहित्यिक स्रोत हमारे पास है भी नहीं। साहित्यिक स्रोत में हमको एक चीज मिलती है, मुद्रा पे अंकन, और उसको भी हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसी तरह जब आप वैदिक काल देखेंगे तो वैदिक काल में हमको साहित्यिक स्रोत मिलेंगे और पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से दोनों को एक साथ मिला के प्रश्न पूछा गया है। वैदिक साहित्य वाला आप आने वाली वीडियोस में आप देख लेंगे, और हड़प्पा संस्कृति के विषय में हम देख चुके हैं कि हमारे पास साहित्यिक स्रोत नहीं है। क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र है? उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए।
ये लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र, भारत के अंदर ही छोटे छोटे भारत दिखते हैं जो अपनी संस्कृति को सहेजे हुए हैं, तो है तो भारत का ही हिस्सा, तो किसी दूसरे क्षेत्र से बहुत डिफरेंट दिखते हैं। वो वाला प्रश्न यहाँ पूछा गया है। भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन इनडायरेक्टली आप देखिए कि हमको हड़प्पा सभ्यता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, क्यों हमको जानना चाहिए सभ्यता के बारे में, क्यों हमको इतनी डिटेलिंग करनी पड़ रही है। तो वहां पे ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कनेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजना और संस्कृति की किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को प्रभावित किया है। यहाँ एक प्रभावी शब्द आप जोड़ लीजिए, चर्चा कीजिए। तो देखिए, जो सिंधु घाटी की नगर आयोजना है उसका जो वर्तमान नगरीकरण की हमारी योजना है उससे किस तरह से कनेक्शन हो रहा है, हम उससे क्या सीख रहे हैं, डायरेक्टली यही पूछा जाता है। ठीक है, भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिलक्षित की गई है। टिप्पणी कीजिए। हमने देखा था जो आपकी वृक्ष पूजा की परिकल्पना है, जो आपकी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा है, जो आपकी मातृ देवी की पूजा है, वो सब कुछ भारतीय परंपरा में आज के डेट में भी बनी हुई है। अब यहाँ पे सिर्फ आपसे हड़प्पा नहीं पूछा, इसमें आपसे ओवरऑल पूरी प्राचीन सभ्यता के विषय में पूछा है। इसमें आपका वैदिक काल भी शामिल होगा, लेकिन हड़प्पा वाला जो पोर्शन है उसको भी आप इसमें ऐड करके देंगे। लेकिन हड़प्पा में भी हम ये सारी पद्धति अपना रहे थे और आज के डेट में भी हम अपना रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि क्या बात है तो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देता है, चर्चा की। अब इस वाले क्वेश्चन को भी आप कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। भारत समाज जो है और हड़प्पा सभ्यता से जो हमको रेफरेंसेस मिल रहे हैं उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो जिन चीजों की पूजा हम हड़प्पा में भी कर रहे थे, जो हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं थी, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं थी, उसका कहीं ना कहीं असर हमको आज तक भी दिख रहा है और यही इसको अद्वितीय बना रही है। तो प्रश्नों के कैटेगरी में आप दो चीजें देखेंगे। एक एक तो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें आप हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित तथ्य लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित चीजें आपसे पूछी जाएंगी और आपकी जो सीमा रेखा है वो सिर्फ हड़प्पा सभ्यता तक है। तो दूसरे प्रकार के प्रश्न आएंगे जिसमें आपको इनडायरेक्ट रेफरेंस लेना होगा इस हड़प्पा सभ्यता से, जहाँ से आप हड़प्पा सभ्यता के तथ्यों का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस में आंसर लिखेंगे। उसके साथ कुछ और तथ्य भी रहेंगे, जैसे आपसे कभी कभी वैदिक सभ्यता को ऐड करके पूछ लेगा कि नगरीकरण की व्यवस्था को पूछ रहा है वर्तमान समय में, तो इस तरह से ऐड करके आपसे पूछ ले रहा है और आपको उसके बेसिस पे आंसर देंगे। इन क्वेश्चंस को देख के आप ये समझ पाएंगे कि किस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कितना डीप जाके आपसे पूछे। इसीलिए मैंने आपको जो ये पूरा टॉपिक है वो इतनी डिटेल में करवाया है और इतना डिटेल में आपको समझाया है। तो शुरू करते हैं अब हम लोग कि हड़प्पा सभ्यता समाप्त क्यों हुई और कुछ जैसे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न आपने देखे अभी, जैसे ये प्रश्न आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो पारिस्थितिकी निम्नीकरण के कारण हुआ, न कि वाय आक्रमण के कारण। ये सारे टॉपिक हम डिटेल में देखेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हमने एक यहाँ पे बात की कि महाभारत काल से इसका कनेक्शन की, कि महाभारत काल से हड़प्पा सभ्यता का क्या कनेक्शन हो सकता है या किस तरह के कनेक्शन स्टेब्लिश किए जाने की कोशिश की जाती है, उसको भी हम इसमें देखेंगे। हमने परिपक्व हड़प्पा काल को देखा था, उसके स्थलों को हमने देखा था। हम देखते हैं कि जो परिपक्व हड़प्पा काल है वो लगभग आपका 2500 से 1900 ईसा पूर्व के आसपास का है। यहाँ पे आके हड़प्पा सभ्यता अपने परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती है, मतलब मेच्योरिटी के बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच जाती है। अब यहाँ से हड़प्पा सभ्यता डिक्लाइन करना चालू करेगी। इसके पतन के चरण, मतलब ये सभ्यता एकदम से समाप्त हुई नहीं है और कोई भी सभ्यता एकदम से समाप्त तो हो नहीं सकती, तो उसी चरण में ये भी कुछ चरणों में समाप्त हुई। तो आप देख लेते हैं कि सबसे पहले इसका नगरी जीवन समाप्त हुआ, मतलब जो नगरीय जीवन की व्यवस्था थी, जो नगर में रहने की व्यवस्था थी, वो समाप्त होती हुई हमको दिखेंगी। और इसमें भी जो सबसे मुख्य चीजें आपको दिखेंगी, एक तो इनके नगर आयोजन आपको समाप्त होते दिखेंगे, फिर आपको जो इनकी मौद्रिक व्यवस्था है वो नहीं मिलेगी, फिर जल निकासी की जो व्यवस्था है वो नहीं मिलेगी, जो दुर्गबंदी की व्यवस्था है वो काफी कम हो जाएगी आने वाले समाज के साथ लंबे टाइम फ्रेम तक। तो उस तरह से चरणों में ये जो नगरीय जीवन है उसका पतन हो जाएगा। फिर जो दूसरा स्टेज देखेंगे जब इसकी ग्रामीण जीवन का भी पतन हो जाएगा, मतलब हमने देखा था कि नगरीय जीवन था सेंटर में और उसके आसपास बहुत सारी ग्रामीण बस्तियां थी। ग्रामीण बस्तियों की सप्लाई की वजह से ही ये नगरीय जीवन चल रहा था, लेकिन ये नगरीय जीवन समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपका ग्रामीण जीवन वाला भाग ये भी समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से चरण में ही सभ्यता समाप्त हुई है। अब इस सभ्यता के पतन पे बहुत सारे तर्क,
बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं इस सभ्यता के पतन के विषय में। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि इस सभ्यता का उद्गम कैसे हुआ, तब ये सभ्यता प्रारंभ कैसे हुई, इसको तो एक बार समझा भी जा सकता, लेकिन ये सभ्यता समाप्त कैसे हुई इस पे बहुत विचार है। और उन विचारों को समझा भी नहीं जा सकता है। मतलब उन विचारों को तो हम समझते हैं, लेकिन कौन सा विचार सही है हम ये नहीं जान पाते हैं। तो इसका पतन जानना, सभ्यता का पतन जानना बहुत टफ काम है। और अभी तक के रिसर्च में हमको सही चीज नहीं पता लग पाई है कि सभ्यता समाप्त कैसे हुई। एक कारण इसका दिया जाता है कि आर्यों का आगमन हुआ। जब आप वैदिक काल देखेंगे, वैदिक काल में आपको एक चीज मिलेगी, आर्य आपको बहुतायत में मिलेंगे और जो वैदिक परंपरा को मानेंगे। ये कहा जाता है कि आर्य बाहर के थे और इन्होंने भारत पे या उस समय की भारत भूमि पे आक्रमण किया और इन्होंने वैदिक सभ्यता के लोगों को समाप्त कर दिया। ये एक थ्योरी है। और इसका प्रमाण ये कैसे देते हैं कि देखो, मोहनजोदड़ो से हमको एक साथ 38 नरकंकाल मिलते हैं। इसका मतलब इन लोगों को कहीं एक साथ तो नहीं मारा गया। फिर अब हम देखेंगे कि जो ये नरकंकाल है, ये लगभग एक एज ग्रुप के ज्यादा है। एक एज ग्रुप का मतलब अगर किसी युद्ध में लोग मारे जाएंगे तो वो सर्टेन एज ग्रुप के होंगे, योद्धा वर्ग के लोग होंगे, या कहें योद्धा एज के लोग होंगे, तो वो लोग ज्यादा मारे जाएंगे। तो हमको जो नरकंकाल मिल रहे हैं वो मोहनजोदड़ो में कुछ इस तरह से मिल रहे हैं। इसका जो तर्क दिया वो मार्टियर ने, व्हीलर ने, इन जैसे विद्वानों ने दिया। और गार्डन चाइल्ड का आप नाम ध्यान रखें, इन्होंने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई। लेकिन बाद में जब आप देखेंगे तो ये आर्यों के आगमन की थ्योरी है, ये थ्योरी ही पूरी तरह से नकार दी जाती है कि आर्य बाहर से आए ही नहीं है। हम वैदिक काल को जब देखेंगे तो हमको मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो अब ये कहीं ना कहीं सिद्ध कर देते हैं कि आर्य बाहरी नहीं थे, बल्कि भारत के अंदर के ही लोग थे, भारतीय भूमि के अंदर के ही लोग थे। तो जो आगमन वाली थ्योरी है, ये पूरी पूरी थ्योरी ही नकार दी जाती है। और जब ये पूरी पूरी थ्योरी ही नकार दी जाएगी तो आपसे क्या होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता के विषय में इस थ्योरी का रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है कि इनके आगमन से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ या इन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों का नाश किया या उनको मारा, वो थ्योरी फेल कर जाती है। पर एक थ्योरी यही है, आर्यों का आगमन हुआ और उसकी वजह से ये सभ्यता समाप्त हुई। जो दूसरी थ्योरी, इसको बहुत रेलिवेंट माना जाता है और प्रश्न भी देखिए आपसे इस थ्योरी से ही संबंधित पूछा था कि पारिस्थितिकी विक्षोभ हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। और ये तर्क किसका है? फायर सर्विस का। इन्होंने एक किताब लिखी है द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया, उसमें ये तर्क देते हैं कि जो पारिस्थितिकी विक्षोभ हुआ उसकी वजह से ये सभ्यता समाप्त हो गई। हम इस नियम को भी देखेंगे। जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि हमने प्रारंभ में भी देखा था कि जो आपका राजस्थान वाला एरिया बेसिकली है, जो अर्ध शुष्क वाला एरिया है वर्तमान समय में, ये पहले वैसा नहीं था। धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन की घटना हुई और ये क्षेत्र क्या हो गया? शुष्क हो गया। तो उसकी वजह से ये सभ्यता समाप्त हो गई। एक तर्क ये भी दिया जाता है और ये तर्क है आर्यनस्टाइन का। एक रीजन दिया जाता है बाढ़ को, और यही सबसे ज्यादा मान्य तर्क है। हमको मोहनजोदड़ो से बाढ़ के प्रमाण मिलते भी हैं। और इस तर्क को किसने दिया है? मैके ने, लैम्ब्रिक ने, साइक्स ने और गेलन जैसे विद्वानों ने। तो इसके बेसिस पे ये माना जाता है कि ये सभ्यता शायद बाढ़ की वजह से समाप्त हो गई। भूकंप की भी एक घटना हमको देखने को मिलती है, कहाँ पे? कालीबंगा में। तो उससे भी माना जाता है कि ये सभ्यता भूकंप के कारण ही समाप्त हुई है। जो वर्तमान थ्योरी है उनमें एक चीज और निकल के आ रही है, उल्का पिंड। अभी ये अंडर डेवलपमेंट थ्योरी है, तो अभी इस थ्योरी पे काम किया जा रहा है। लेकिन जो उल्का पिंड की थ्योरी है उसको भी कहीं ना कहीं कंसीडर किया जा रहा है कि हो सकता है कोई उल्कापात हुआ हो, उसकी वजह से ये सभ्यता समाप्त हुई। हालांकि अभी इस पे रिसर्च चल रही है और इसको कोई मान्यता नहीं मिली है, पर ये थ्योरी भी आप ध्यान में रखें कि एक रीजन इसको भी बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हमने देख लिया कि आर्यों के आगमन की जो बात की जा रही है, पारिस्थितिकी विक्षोभ की बात की जा रही है, जलवायु परिवर्तन की बात की जा रही है, बाढ़ और भूकंप, इन रीजन को मेनली माना जा रहा है कि इसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। अगर हम और डिटेल में देखें तो इसके विभिन्न मत। देखिए, व्हीलर ने जो तर्क दिया कि ऋग्वेद में किलों या गढ़ वाले नगरों पर आक्रमण किया गया, ऐसा ऋग्वेद में लिखा गया है। जो इंद्र मिलता है आपको उसको पुरंदर कहा जाता है, मतलब किलों को नष्ट करने वाला व्यक्ति कहा जाता है। ऋग्वेद में एक स्थान उल्लिखित है जिसका नाम है हरिपुइया। हरिपुइया को इन्होंने तुलना की है हड़प्पा से। दरअसल ये जो आर्यों के आगमन वाली थ्योरी है उसी को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। ये कह रहे देखो, ऋग्वेद में इंद्र की बात की गई है और इंद्र को बार बार ये कहा गया है
उसने किलों को नष्ट किया। तो वो किले कौन से थे जिसको उसने नष्ट कर दिया? ये कहते हैं वो किले हड़प्पा सभ्यता के ही किले थे जिनको उसने नष्ट किया उस समय। और जो हरिपुरिया नाम है जिसके किलों को नष्ट करने की बात ऋग्वेद में की जाती है, दरअसल यही किले हड़प्पा सभ्यता के किले हैं। और इंद्र की बात इसी रेफरेंस में की जा रही है। तो व्हीलर का तर्क भी ऋग्वेद में उल्लेख है। और हड़प्पा सभ्यता आर्यों के आगमन के कारण समाप्त हुई। लेकिन इसी को जब आगे देखेंगे तो पीवी काळे, चार्ल्स डेल्स, पीवी लाल, इन सारे लोगों ने इस सिद्धांत को ही नकार दिया। और ये कहते हैं कि देखो हमको कोई बड़ा संघर्ष तो मिलता ही नहीं है हड़प्पा क्षेत्र में। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पूरी सभ्यता को समाप्त कर दिया गया आर्यों द्वारा? हो सकता है आर्य लोगों से कोई छोटा मोटा द्वंद इनका हुआ हो, कोई छोटी मोटी लड़ाई इनकी हुई हो, लेकिन पूरी सभ्यता समाप्त हो गई आर्यों की वजह से। इस तर्क को ये लोग नकार देते हैं। अगला तर्क हम अगर देखें तो M.R. साहनी, जॉर्ज ए हिल्स, इनका तर्क है ये बाढ़ को मेन रीजन मानते हैं और विवर्तनीय घटनाओं का परिणाम मानते हैं। टेक्टोनिक मूवमेंट आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो टेक्टोनिक मूवमेंट की थ्योरी है, उसी थ्योरी को ये यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, जो आपकी प्लेटें हैं वो खिसकी, जिसकी वजह से हमको बाढ़ जैसी घटना देखने को मिल रही है मोहनजोदड़ो में। और यहाँ तक जो डेल्स हैं इन्होंने का जो केंद्र बताया वो सेहवान को केंद्र बताया। और इन्होंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपको देखिए रॉक फोल्डिंग या चट्टानों के जो आई मोड़ है वो प्रमाण देखे जा सकते हैं। तो दरअसल ये इस भूकंप वाली घटना बताना चाह रहे हैं और उसमें केंद्र किसको रख रहे हैं? टेक्टोनिक मूवमेंट को। टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से भूकंप आ रहा है, उसकी वजह से बाढ़ हमको देखने को मिलेगा मोहनजोदड़ो में। और उसी की वजह से ये सभ्यता समाप्त हुई है। ये दूसरा तर्क। तीसरा तर्क देखेंगे आप, वो HD लैम्ब्रिक का तर्क है। वो कहते हैं कि मोहनजोदड़ो को छोड़कर सिंधु नदी ने अपने प्रवाह की धारा बदल ली और 30 मील पूर्व हटकर ये बहने लगी। तो सिंधु नदी ने अपनी प्रवाह की धारा बदल ली मौसमी परिवर्तनों की वजह से, जिसके कारण इस सभ्यता को जो वाटर सप्लाई थी वो घट गई। और क्योंकि सिंधु नदी के तट पे बसी ये सभ्यता या उसका विस्तार हम ज्यादातर सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में देख सकते हैं। तो जब सिंधु नदी ने अपनी धारा बदल ली तो उसकी वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। लैम्ब्रिक कहते हैं कि ये जो घटना थी वो भूगर्भीय कार के कारण या फिर संयोगवश भी घटी है। तो जो ये जल की धारा बदलने का कॉन्सेप्ट है, ये हो सकता है भूगर्भीय घटना के कारण या किसी अन्य संयोग के कारण भी हुआ हो, लेकिन प्रवाह की धारा बदल गई और इससे वाटर सप्लाई कम हो गई, उसी की वजह से ये सभ्यता समाप्त हुई। आगे ये कहते हैं कि सतलुज और यमुना जो नदियां हैं ये कभी घर में मिलती थी, लेकिन क्योंकि टेक्टोनिक गतिविधियां हुई उसके कारण यमुना गंगा नद तंत्र में समा गई। सतलुज को सिंध ने अपनी ओर खींच लिया, इसलिए घग्गर को जो जल मिलता था वो कम हो गया और ये सभ्यता समाप्त हो गई। अब इस तर्क को जरा आप समझिए। ये कह रहे हैं कि दो नदियां थी, एक आपकी थी सतलुज, एक आपकी थी यमुना। ये दोनों नदियां जाके घग्गर में मिलती थी, लेकिन टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ और उस टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से इस जो यमुना का जल है वो जाके गंगा में समा गया। और जो आपकी सतलुज है ये जाके आपके कहा मिल गई? सिंधु में मिल गई। और जब यमुना का पानी जाके गंगा में मिल गया और सतलुज का पानी किसमें मिल गया? सिंधु में। तो अब ये जो घग्गर नदी है का जो जल है वो कम हो गया। अब इस कम जल की वजह से यहाँ जो सभ्यता बसी थी वो सभ्यता समाप्त हो गई। और ये सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। ठीक, तो इस रीजन से ये कहते हैं कि ये सभ्यता समाप्त हुई। तो टेक्टोनिक मूवमेंट वाली थ्योरी है, थ्योरी को आज के डेट में भी माना जाता है। इस टेक्टोनिक मूवमेंट से हुए परिणाम पे कुछ ना कुछ विवाद है। इस टेक्टोनिक मूवमेंट से जल का प्रवाह बदल गया या सूखे जैसी स्थिति आ गई या बाढ़ जैसी स्थिति आ गई या जलवायु में क्या परिवर्तन हुआ, इस बात पे विवाद है। लेकिन जो टेक्टोनिक मूवमेंट की थ्योरी है वो सबसे ज्यादा प्रमाणिक मानी जाती है। और आप क्योंकि इस बेल्ट को देखेंगे वहां टेक्टोनिक मूवमेंट होते भी ज्यादा है, तो उस वजह से इस थ्योरी को ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। एक थ्योरी और माना जाता है कि अरब सागर के तटीय क्षेत्र में और खास करके पश्चिमी पाकिस्तान के क्षेत्र में अचानक क्या हुआ, समुद्र का स्तर ऊंचा हो गया और इसकी वजह से बाढ़ आ गई। बाढ़ के आने के बाद जो यहाँ की मिट्टी है उसमें लवण की मात्रा बढ़ने लगी। यही प्रश्न आपसे एग्जैक्टली पूछा आपने मेंस के जब क्वेश्चंस में देखा। राजस्थान की झीलों के अध्ययन पर जो निष्कर्ष निकाला गया उस पर जो गुरदीप सिंह जी ने अपना सुझाव दिया है वो क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन शुष्क जलवायु से
संबंधित है। अब यहाँ क्या पूरी पूरी बात की जा रही है कि देखो अरब सागर में आ गई बाढ़, और उस बाढ़ का पानी कहाँ पहुंच गया, हड़प्पा के क्षेत्र में। मतलब अरब सागर का पानी ऊंचा हो गया और वो पहुंच गया हड़प्पा क्षेत्र में। क्योंकि ये समुद्र का पानी है, तो इसमें जो लवण की मात्रा है या जो नमक की मात्रा है वो काफी ज्यादा होगी। यही पानी पूरे क्षेत्र पर फैल गया, और बाद में इसने क्या किया, यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी थी उसको समाप्त करने में प्रमुख भूमिका निभा दी। और जब लोगों को उपजाऊ मिट्टी नहीं मिली, खेती कम हो गई, उत्पादन कम हो गया, तो पलायन यहाँ से प्रारंभ हो गया। इस रीजन को ये बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो आप देख रहे हैं क्या रीजन मिल रहा है, एक आपको आर्यों के आक्रमण की थ्योरी मिल रही है, फिर आप क्या देख रहे हैं, भूकंप की थ्योरी मिल रही है। और भूकंप के बाद होने वाली जो घटनाएं हैं उनमें अलग अलग चीज मिल रही है। कभी बाढ़ माना जा रहा है, कभी सूखा माना जा रहा है। एक तर्क और दिया जा रहा है कि देखो हड़प्पा के जो लोग हैं वो कृषि केंद्रित सभ्यता थी, तब कृषि पे उनका फोकस था, पशुपालन वो लोग करते थे, ईंटों का निर्माण बड़ी संख्या में कर रहे थे। हमने देखा था कि कितनी तरह की ईंटों का प्रयोग हो रहा था, कभी कच्ची ईंटों का, कभी पक्की ईंटों का, कभी दुर्ग बनाने के लिए ईंटों का, भवन बनाने के लिए ईंटों का, इन सब का प्रयोग हो रहा था। पशुपालन भी ये लोग खूब कर रहे हैं। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, प्रकृति का शोषण कर दिया। मतलब प्रकृति को इन्होंने जरूरत से ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया, और उसी की वजह से इस क्षेत्र की जो उर्वरा शक्ति है वो कम होने लगी, बाढ़ की घटनाएं बढ़ गई, और मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ गई। इसकी वजह से ये सभ्यता यहाँ पे समाप्त हो गई। आप देखेंगे फेयर सर्विस ने एक तर्क दिया है, विद्वान है, इन्होंने एक तर्क दिया है कि जनसंख्या का दबाव और मवेशियों का दबाव, इन दोनों दबावों ने प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया, इस सभ्यता को समाप्त ही होना पड़ा। अब देखिए जो मौसमी परिवर्तन है उसकी बात इन्होंने भी सेम की है कि मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ गई और बाढ़ की घटनाएं बढ़ गई। दो तर्क ये भी देते हैं कि इसकी वजह से ये सभ्यता समाप्त हुई। लेकिन ये बाढ़ की घटना क्यों हुई और मिट्टी में लवण की मात्रा क्यों बढ़ी, इस पे वे तर्क देते हैं कि जो वहां की जनसंख्या है, वहां के जो मवेशी हैं, उन्होंने प्रकृति पे इतना दबाव बढ़ा दिया कि उसकी वजह से मौसमी परिवर्तन हुए और बाढ़ और लवण जैसी घटनाएं हमको देखने को मिल रही है। तो पूरा तर्क इस तरह से दिया जा रहा है। एक तर्क और मिलता है जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन शिशिर रत्नाकर का तर्क है। ये कहते हैं मेसोपोटामिया के साथ लाजवर का जो व्यापार हो रहा था वो व्यापार समाप्त हो गया। उस व्यापार के समाप्त होने से इस क्षेत्र में धन की कमी हो गई। धन की कमी से धीरे धीरे लोगों ने पलायन कर दिया इस क्षेत्र से, और ये सभ्यता समाप्त हो गई। हालांकि इसको बिल्कुल नकार दिया जाता है क्योंकि बिल्कुल तर्कहीन बात है ये, क्योंकि लाजवत के जो व्यापार की मात्रा है उसको जब हम देखेंगे तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मात्र उस व्यापार के समाप्त होने से ये सभ्यता समाप्त हो गई होगी। तो श्री रत्नाकर जी का तर्क है वो पूरी तरह से नकार दिया जाता है। हमने जो देख लिया क्या क्या तर्क दिए जाते हैं इस सभ्यता के पतन पे, मैं फिर से भी आपसे कहूंगा कि अभी भी इन तर्कों पे बात की जा रही है और अन्य चीजों को देखा जा रहा है कि इस सभ्यता का पतन क्यों है, क्योंकि एग्जैक्ट रीजन वो अभी भी नहीं पता। जो आर्यों के आक्रमण की थ्योरी है उसमें आपसे कहा जाता है कि आर्य आपके जो मध्य एशिया का क्षेत्र वहां से आए थे, और इन्होंने आक्रमण किया कहाँ पे, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके पूरे क्षेत्र पे, और यहाँ पे अपनी बस्ती बसाई, और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मजबूर कर दिया कि वो इस क्षेत्र को छोड़ दें। इसी के साथ साथ आप जब देखेंगे जो दस्यु व्यवस्था देखेंगे या जो दास व्यवस्था देखेंगे, उसमें भी ये कहा जाता है कि इन्हीं आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों को दास बना लिया। बाद में मतलब इनको जीत कर इनको अपना दास बना लिया गया, और वर्ण व्यवस्था हमको उसी की देन मिलती है। मतलब जब बाद में आप वैदिक काल में देखेंगे वर्ण व्यवस्था को देखेंगे तो उसमें भी इस थ्योरी को अप्लाई किया जाता है कि जो लोकल लोगों थे उनको दास बना लिया और उनको निम्न श्रेणी में रख दिया, और क्योंकि आर्य बाहर से आए इन्होंने आक्रमण किया और ये विजेता थे, मतलब इन्होंने जीता था, तो विजेता होने की वजह से इन्होंने स्वयं को क्या रखा, उच्च श्रेणी में रखा, और यहाँ के लोगों को दास बनाया और उनको निम्न श्रेणी में रख दिया। इसी वजह से आपको वर्ण व्यवस्था जैसी चीज देखने को मिलेगी। ये भी एक थ्योरी रखी जाती है वैदिक काल में। हम वैदिक काल पढ़ेंगे तब हम इसको भी डिटेल से देखेंगे। एक कनेक्शन और है, ये हालांकि धार्मिक ज्यादा है, इसकी ऐतिहासिक मान्यताएं कम है, लेकिन इस थ्योरी पे इतना ज्यादा रिसर्च हुआ नहीं। ये थ्योरी क्या है कि क्या महाभारत का सिंधु से कोई नाता था, मतलब महाभारत काल का सिंधु से नाता क्या था, ये हम जानने की कोशिश करना चाहेंगे क्या। अब आप देखेंगे जो महाभारत की ओवरऑल थ्योरी है उस पे भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। हालांकि हमने अपनी एक पिछली वीडियो में करा था कि महाभारत और रामायण का जो ऐतिहासिक प्रमाण है वो क्या है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमको क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, हमने इस बात को भी देखा था।
अगर आपने ना देखा तो उस वाली वीडियो को जाके एक बार देख लीजिए। इसीलिए मैंने वो करवाया था, मैंने उसे किसी धार्मिक एंगल से नहीं करवाया था, इतिहास के रेफरेंस में ही करवाया था। क्योंकि महाभारत काल का जो साक्ष्य हमको मिल रहा है उससे अगर हम लिंक करके देखें तो शायद इस सभ्यता के पतन को ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है, ऐसा बहुत सारे विद्वानों का मानना है। तो हम ये देख लेते हैं कि महाभारत से इसका क्या कनेक्शन है। जिसको महाभारत का बिल्कुल भी आइडिया ना हो उनके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि महाभारत जब आप देखेंगे तो इसमें दो पक्ष हैं, एक पक्ष है आपका कौरव और एक पक्ष है आपका पांडव। इन दो पक्षों में युद्ध होगा, पांडव जीतेंगे और इन्हीं की लड़ाई की पूरी थ्योरी है ये, और पूरे घटनाक्रम को बताया गया है। अब हम देख लेते हैं क्या कनेक्शन स्टैब्लिश हो। महाभारत काल में एक चीज आपको मिलेगी, सिंधु देश। ये जो वेद व्यास जी की महाभारत उसमें आपको देखने को मिलेगी, वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखी उसमें आपको सिंधु देश देखने को मिलेगा। अब हमारा प्रश्न यहीं से शुरू हो जाता है कि क्या सिंधु देश और सिंधु प्रदेश दोनों एक नहीं हो सकते? क्योंकि हम देखते हैं जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में जो स्थानीय प्रशासन है वो देश के नाम से संचालित किया जाता है। ये हम इतिहास में कई बार देखेंगे कि जो आज की डेट में प्रदेश है या जो बाद के कालों में प्रदेश बने उनको पहले एक देश के नाम से जाना जाता था। जैसे आप देखेंगे कौशल देश, अवंती देश, इस तरह से आपको देश शब्द मिलेगा प्रदेश के नाम के साथ। तो अगर हम सिर्फ इतना करते कि सिंधु प्रदेश को सिंधु देश मान लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा इस सभ्यता को समझने के लिए या इसके पतन को समझने के लिए। क्योंकि यही सिंधु देश उल्लेखित है कहाँ पे? महाभारत में। आर्यभट्ट की एक गणना है और उस गणना के अनुसार जो महाभारत का युद्ध हुआ वो 3137 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, और यही वो समय काल है जब सिंधु सभ्यता अपने चरम पे थी। मतलब सिंधु सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था के सबसे टॉप लेवल पे कब थी? उस समय जब महाभारत का युद्ध हुआ था। और ये गणना किसकी है? आर्यभट्ट की। मतलब जो महाभारत का युद्ध का समय है और जो सिंधु सभ्यता के परिपक्व अवस्था के चरम का काल है, ये दोनों हमको एक साथ देखने को मिल रहा है। मतलब एक समय काल में ही देखने को मिल रहा है। युद्ध के बाद आपने देखा था क्योंकि पांडव जीतते हैं युद्ध को, तो वो सारे लोग जो कौरव पक्ष में है वो युद्ध हार जाते हैं और उनमें से ज्यादातर राजाओं की मृत्यु होती है। यहीं पे हमारी थ्योरी आके अपनी वैल्यू बनाती है, अपना स्टेब्लिशमेंट करता है। हम देखेंगे कि महाभारत में एक राजा है जिसको बोलते हैं जयद्रथ। ये जयद्रथ कौन था? सिंधु देश का राजा था। इसने महाभारत की घटना देखी हो, मतलब टीवी सीरियल्स के माध्यम से या किसी अन्य स्रोत से, उसने देखा होगा कि ये जयद्रथ वही व्यक्ति है जिसने अभिमन्यु की मृत्यु में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया वहां पे। अब ये जयद्रथ जो है, जो सिंधु देश का राजा है, इसका संबंध इस युद्ध से कैसे था कि जो कौरवों में आप देखें जो राजा है आपके धृतराष्ट्र, इस धृतराष्ट्र की पुत्री से इनका विवाह हुआ है। और ये बार बार उल्लेखित मिलता है कि ये सिंधु देश के राजा है और इस जयद्रथ को अर्जुन ने मारा था, ये भी आपको पता होगा शायद। तो कुल मिलाकर जो बात कहने की कोशिश की जा रही है वो ये कि सिंधु देश का राजा जो जयद्रथ है उसकी बात हमको महाभारत काल में भी मिलती है। युद्ध का समय और हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन का समय, तो युद्ध समाप्त होने का समय और हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन होने का समय हमको लगभग एक जैसा मिलता है। तो हम क्या ये मान लें कि महाभारत युद्ध के बाद सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, क्योंकि जयद्रथ राजा था यहाँ का और राजा युद्ध में मारा जाता है और उसके बाद ये सभ्यता समाप्त होने लगी। इस तरह को भी हम देख सकते हैं। बहरहाल इसके जो अभी ऐतिहासिक प्रमाण है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन रिसर्च का एक एंगल ये भी बन सकता है। और उसमें जो सबसे मेन बात आएगी वो आपको ये मानना पड़ेगा कि महाभारत एक सत्य घटना है। अब आप कहेंगे कि महाभारत तो सत्य घटना है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से जब हम देखेंगे इसका हमको ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं कि ये घटना कितनी सच। उस वजह से ये थ्योरी है कि महाभारत के युद्ध के बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ वो कमजोर पड़ जाती है। तो हमको या फिर कहें इतिहासकारों को इस एंगल में भी रिसर्च करने की आवश्यकता है। बहरहाल आपने इस वाले विचार को भी जान लिया। हम जब देखेंगे कि उत्तर हड़प्पा सभ्यता जो है, जो उसके स्थल है, उनका क्या महत्व है, तो हम देख पाएंगे कि जो उत्तर हड़प्पा सभ्यता है उसके जो क्षेत्र है उनको 5 भागों में बांटा गया है। मतलब जब ये सभ्यता समाप्त हो गई उसके बाद के क्षेत्रों को हमने 5 भागों में डिवाइड करके देखा है। एक आपका जो क्षेत्र बचता है वो सिंध का क्षेत्र, एक आपका जो क्षेत्र बचेगा वो पश्चिमी पंजाब में घग्गर और हाकरा नदी के किनारे का क्षेत्र, फिर हम देखेंगे पूर्वी पंजाब का क्षेत्र और हरियाणा का क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र और कच्छ तथा
सौराष्ट्र का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में डिवाइड करके हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के उत्तरकालीन या इसके पतन की प्रारंभ के साथ बने स्थल जो हमको देखने को मिलेंगे। अभी आप देख रहे थे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो सिंधु नदी की केंद्रीय सभ्यता थी। बाद में आप देखेंगे कि ये घग्गर नदी के भी केंद्र पर स्थित है। फिर जो नए खोज हो रहे हैं उनमें गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में भी मिलेगी आपको सभ्यता। हालांकि जब सभ्यता समाप्त हो जाएगी तो वो छोटे छोटे क्षेत्रों में सिमट के रह जाएगी और जो उसका नगरीकरण का भाग है वो समाप्त हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 5 भौगोलिक क्षेत्रों में इसको विभाजित कर दिया गया कि इस सभ्यता का जो उत्तर चरण है उसके साक्ष्य हमको यहाँ से मिल रहे हैं। सिंध में आप देख लेंगे जब, तो सिंध में आपको एक झूकर संस्कृति मिलेगी। हमने झूकर संस्कृति, झाकर संस्कृति की बात की थी पिछले वीडियोज में भी। इसी सिंध के क्षेत्र में बाद के समय में आपको झूकर संस्कृति मिलेगी और इसके केंद्रों में आपको झूकर, चंदुदड़ो और आमरी जैसे स्थल मिलेंगे। अब चंदुदड़ो और आमरी देखिए, ये दोनों आपको हड़प्पा सभ्यता में भी दिखाए गए थे, वहां पे भी आपको समझाया गया था इन दोनों स्थलों के बारे में। तो जो ये क्षेत्र है यहाँ आपकी झूकर संस्कृति विकसित हो जाएगी बाद के कालों में और हमको उसके साक्ष्य देखने को मिलेंगे। अगला स्थल हम देखें जो पश्चिमी पंजाब और खक्कर हाकरा का क्षेत्र, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक संस्कृति विकसित हो जाएगी जिसको कहेंगे सिमेट्री एच संस्कृति और उसके साक्ष्य हमको देखने को मिलेंगे। मतलब सिंध वाले क्षेत्र में कौन सी संस्कृति बाद में हमको देखने को मिल रही है, हुकर संस्कृति। पश्चिमी पंजाब और खक्कर हाकरा के क्षेत्र में हमको कौन सी संस्कृति मिल रही है, सिमेट्री एच संस्कृति, जो आज तक आपको देखने को मिलेगी। पूर्वी पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं वहां की संस्कृति भी है। गंगा दोआब के क्षेत्र में आप देखेंगे वहां की संस्कृति भी है। कच्छ और सौराष्ट्र के क्षेत्र में भी आप देखेंगे वहां की संस्कृति भी है। इनको मैंने बहुत डिटेल से नहीं कराया है कि इतना भी डिटेल जाके नहीं पूछेगा आपसे। झूकर संस्कृति और सिमेट्री एच संस्कृति आप ध्यान में रखेंगे जो सिंध और पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र में विकसित हो रही है और ये विकसित कब हो रही है, उत्तर हड़प्पा सभ्यता के चरण में। अब हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जिनको बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इस वाले टॉपिक मैंने यहाँ पे इसलिए कराया है कि भविष्य में आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हड़प्पा सभ्यता का पतन है उसमें जो वहां का व्यापार है उसके पतन की प्रमुख भूमिका रही है। तो हम ये देखेंगे कि हड़प्पा का मेनली व्यापार किधर से है और व्यापार में भी हम ये चीज देखेंगे ये आयात कहाँ से समाप्त हो रहे हैं या आयात कहाँ से हमको गिरते हुए दिखेंगे भविष्य में, जिसकी वजह से ये सभ्यता कमजोर पड़ती है। तो इस वजह से इस टॉपिक को यहाँ शामिल किया गया है। हम देख रहे हैं कि टिन ये लोग कहाँ से आयात कर रहे हैं, तो हमको मिलता है ईरान और अफगानिस्तान से। तांबा ये लोग कहाँ से आयात कर रहे हैं, खेतड़ी राजस्थान से। खेतड़ी की खान कहाँ पे है, राजस्थान में, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और बलूचिस्तान क्षेत्र से। चांदी ये लोग कहाँ से मंगा रहे हैं, ईरान से, अफगानिस्तान से, फारस से और दक्षिणी भारत। और दक्षिणी भारत में जो आपको कोलार की खान मिलेगी वहां से भी साक्ष्य मिलते हैं ये लोग सोना चांदी उस क्षेत्र से मंगा रहे थे। लाजवर्क आप देखिए, लाजवर्क कहाँ से मिल रहा था, बदख्शा अफगानिस्तान के क्षेत्र से और मेसोपोटामिया की सभ्यता से। फिर हम देखेंगे फिरोजा, फिरोजा कहाँ से मंगा रहे थे ये लोग, ईरान से। शीशा, शीशा ये लोग मंगा रहे थे कहाँ से, ईरान से, राजस्थान से, अफगानिस्तान से और दक्षिण भारत से। शिलाजीत ये लोग कहाँ से मंगा रहे थे, हिमाचल क्षेत्र से। फिर देखिए आप नील रत्न ये लोग कहाँ से आयात कर रहे हैं, रक्षा से, मतलब इसी अफगानिस्तान के क्षेत्र से। शंख और कौड़िया भी ये लोग मंगा रहे हैं कहाँ से, सौराष्ट्र से, मतलब गुजरात क्षेत्र से और दक्षिण भारत से। हरित मणि ये लोग मंगाएंगे दक्षिण भारत से और शेरखड़ी भी ये लोग मंगाएंगे कहाँ से, बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से। तो अलग अलग क्षेत्रों से ये लोग आयात करेंगे। बाद में आप देखेंगे इन पे क्या होगा, क्षेत्रीकरण का काल आएगा। मतलब कोई छोटी छोटी सभ्यताएं यहाँ पे विकसित हो जाएंगी और इन क्षेत्रों पे अधिकार कर लेंगी। जब क्षेत्र पे अधिकार करेंगी तो व्यापार पे भी अधिकार करेंगी और वो भी कहीं ना कहीं पतन का कारण बनता है। ये देख लीजिए, ये आपका फिरोजा है, ये आपका हरित मणि है, ये आपका लाजवर्क है और ये आपका सेलखड़ी है। हमको सती प्रथा के भी साक्ष्य मिलेंगे और उसमें भी आप देखिए लोथल में, जहाँ पे आपको युगल समाधान मिलेंगे। 2 युगल एक साथ बनाए गए हैं और वो कितने मिलते हैं, 3। इसके अलावा आपको कालीबंगा में भी आपको युगल समाधान का साक्ष्य मिलेगा और वहां पे भी आपको 1 युगल समाधान मिलता है। तो हमको सती प्रथा का भी साक्ष्य मिलता है कहाँ पे, लोथल में और कालीबंगा में। और हम कुछ साक्ष्यों को देख लीजिए हमको हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। तो वस्त्र उद्योग हमको कहाँ से मिलेगा, मोहनजोदड़ो से। और यहाँ हमको क्या मिल रहा है, लाल रंग का एक कपड़ा मिल रहा है। कालीबंगा से हमको मिलेगा वस्त्र उद्योग का साक्ष्य और मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े का साक्ष्य हमको मिलेगा। मोहनजोदड़ो से अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको पुरोहित की मूर्ति मिलेगी, वो भी पत्थर की बनी हुई। त्रिपलिया अलंकरण मिलेगा, मतलब जिसपे फूल बनाए गए हैं उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इसको शाल ओढ़े दिखाया गया है पुरोहित की मूर्ति को और वस्त्रों पर इसके कढ़ाई की गई है। तो जो पुरोहित की मूर्ति हमको मिल रही है वो कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। फिर हम देख रहे हैं चंदुदड़ो।
ऐसा स्थल जिसका ध्रुवीकरण नहीं किया गया है। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, इक्का गाड़ी, और यहाँ हमको मिलेगी कांसे की बैलगाड़ी। अगला स्थल देख ले दैमाबाद। दैमाबाद से क्या मिलेगा, कांसे का रथ मिलेगा। हड़प्पा को देख ले, हड़प्पा से हमको क्या मिलेगा, उर्वरा देवी की मूर्ति मिलेगी। और मोहनजोदड़ो से यही हम देख लें तो हमको पशुपति शिव की भी मूर्ति मिलेगी। कालीबंगा जैसे क्षेत्र को देखें तो यहाँ से आपको लिंग पूजा के साक्ष्य मिलेंगे। अग्नि पूजा का साक्ष्य आप देखेंगे, अग्नि वेदिका कहाँ मिलेगी, वो स्थल कौन सा है, कालीबंगा और लोथल। हमने पहले भी बात की थी कि यही व्यापारिक बस्तियां हैं, यही उद्योग हो रहा है, यही धन का केंद्र है। यहीं पे क्या मिलेगा आपको, अग्नि पूजा का साक्ष्य मिलेगा। स्वास्तिक का चिन्ह जो आपको देखने को, वो आपको मोहनजोदड़ो से देखने को मिलेगा। तो इस वाले तथ्यों को भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ये रिपीटेड है बट आपके एग्जाम्स में आपको काम आएंगे। उसके बाद हम शवाधान के जो प्रमाण देखें वो हमको कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। एक तो आपको कालीबंगा में मिलेगा, और कालीबंगा में तीनों प्रकार के शवाधान मिलेंगे, जिसमें आपको दाह संस्करण में आपको आंशिक शवाधान और आपको पूर्ण शवाधान, ये तीनों प्रकार मिलेंगे। वहीं आप हड़प्पा में देखेंगे तो हड़प्पा में आपको विदेशी लोगों के दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है, और यहीं से युद्ध का प्रमाण मिलता है। जो आर्यों के आक्रमण की थ्योरी है, यहीं से उसको स्टेब्लिश किया जाता है कि हमको विदेशी लोग भी दफनाए मिलते हैं, मतलब युद्ध हुआ था, लोग मारे गए थे और इसीलिए वो यहाँ पे दफनाए गए हैं। रोपड़ में आप देखेंगे तो मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य है, ये बात हमने पीछे भी कही थी। अब हम अगर देखें कि जनसंख्या का वितरण क्या है, आपसे कोई बहुत डीप क्वेश्चन पूछना होगा, और खास करके यूपीएससी की प्रीलिम्स में, तो आपसे ये पूछेगा कि जरा जनसंख्या का वितरण बताओ या उसको किसी क्रम में आयोजित करो। तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ थी, मोहनजोदड़ो में, उसके बाद हड़प्पा में, फिर आएगा आपका रोपड़, और उसके बाद आप देखेंगे धौलावीर में। ये क्रम है जनसंख्या का, सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और धौलावीर। ये क्रम आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में अगर आपसे पूछा जाएगा बहुत डीप जाके क्वेश्चन, फिर भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। सिंधु का बाग किसे कहा जाता है, ये भी पूछा गया है एग्जाम्स में, मोहनजोदड़ो को। और यहाँ के टीलों पे हमको कुषाण काल का स्तूप बना मिलता है। फिर हम देख लेंगे कालीबंगा में आपको क्या मिलेगा, कच्ची ईंटों की चारदीवारी मिलेगी। इन वाले टॉपिक्स को यहाँ इसलिए कराया जा रहा है ताकि कोई भी प्रश्न पूछे आपसे प्रीलिम्स में तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। मतलब बचे खुचे हुए टॉपिक है ये, जो कहीं छूट गए थे या कुछ कम पढ़ाए गए थे, उनको भी यहाँ पे ऐड कर दिया जा रहा है, जिससे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। हम देख रहे हैं मृण मूर्ति। मृण मूर्ति के विषय में क्या चीज है, त्रिकोटीय पद्धति से निर्मित है और सेल खड़ी की बनी मूर्ति है। मोहनजोदड़ो में आप देख रहे हैं कि घोड़े की हमको मृण मूर्ति मिलेगी। तो मोहनजोदड़ो से आपको दांत भी मिल रहे थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लोथल आप ध्यान रखेंगे घोड़े के साक्ष्य में, तुर्कोड़ता भी आप ध्यान रखेंगे घोड़े के साक्ष्य में। मनके आपको कहाँ से मिल रहे थे, चंद्रपुत्रों से। मनका का कारखाना आपको कहाँ कहाँ से मिल रहा था, एक आपका चंद्रपुत्रों से, दूसरा आपका लोथल से। ये बात भी हम देख चुके हैं। अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वर्तमान समय में, उनमें एक ट्रेंड देखा गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन स्थलों को उतना ज्यादा नहीं पूछ रहे, जो उसके अलावा क्षेत्र है उनको ये लोग ज्यादा वेटेज दे रहे हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो से ये लोग ज्यादातर प्रश्न पूछ चुके हैं। अब वो रिपीटेड क्वेश्चन ना बने, ये क्या कर रहे हैं कि अगल बगल के क्षेत्रों से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जो 3-4 सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा, उसको भी हम एक ही स्लाइड में देख लें, जिससे क्या हो भविष्य में कभी कोई क्वेश्चन बने तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाए। बनावली आप देखिएगा तो बनावली 1974 में आर.एस. बिष्ट द्वारा खोजा गया है। यहाँ आपको क्या मिल रहा है, मिट्टी का हल मिलेगा, हल हमने देखा था। उत्तम किस्म का जौ मिलेगा। जल निकासी का अभाव होगा, कहाँ पे, बनावली में। संभवतः मंदिर होने की बात यहाँ पे मिलेगी। तो बनावली में आप ध्यान रखेंगे जब भी आपसे पूछा जाए, क्योंकि पूरी हड़प्पा सभ्यता में आपको मंदिर कहीं नहीं मिलते हैं, और बनावली एक ऐसा स्थल है जहां मंदिर होने की कुछ ना कुछ बात की जा रही है, कुछ ना कुछ साक्ष्य आपको मिल रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न में आपको फंसाना होगा तो आपसे पूछ लेगा कि वो कौन सा स्थल है जहां से हमको मंदिर होने की संभावना मिल सकती है। तो आप क्या टिक लगाएंगे, बनावली को। अगला स्थल हम देख लें जो आपका धौलावीरा है। 1967-68 में जेपी जोशी ने इसकी खोज की है। हमको यहाँ सफेद कुआं मिलेगा, टीले पर हमको पुराना किला मिलेगा। 3 भागों में बटा ये किला है। जो किले का बंटवारा 3 भागों में देखने को मिलेगा वो आपको धौलावीर में मिलेगा, हड़प्पा में 2 भाग में, और लोथल जैसे स्थलों में आपको वो बंटवारा देखने को मिलेगा ही नहीं। एक पुराना कुआं भी हमको मिलता है, और स्टेडियम हमको कहाँ मिलेगा, धौलावीरा में। अभिलेख हमको ज्यादा मिल रहे हैं धौलावीरा में। नेवले की पत्थर मूर्ति मिल रही है धौलावीरा में। विशाल जलाशय भी हमको मिलेगा, हालांकि मोहनजोदड़ो का जलाशय
ज्यादा फेमस। एक जो ये पुराना कुआं वाला साक्ष्य है, इसको आप देख लीजिए। हर घर कुआं जब पूछा जाएगा आपसे, हर घर कुआं आपको कहाँ से मिल रहा है, वो स्थल कौन सा बन जाएगा आपका, कालीबंगा। लेकिन कुएं का साक्ष्य कहाँ पे मिलेगा आपको, धौलावीर में भी मिलेगा। तो हर घर कुआं कहाँ से मिलेगा, कालीबंगा से। ये तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। चंदगुड़ों से आप देखेंगे तो घड़ियाल की छाप के सिक्के मिलेंगे, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते की छाप मिलेगी, सौंदर्य का सामान मिलेगा आपको। लिपस्टिक वाला जो तथ्य मैंने आपको बताया था, वो भी कहाँ से मिल रहा था, यहीं से। पाइप नुमा नाली का प्रयोग ये लोग करेंगे। ये सारे तथ्य संबंधित है आपसे किससे, चंदगुड़ों से, और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला स्थल हम देख लें, लोथल। 1954 में एस आर राव ने इसकी खोज की थी। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, गोदीवाड़ा, क्योंकि ये बंदरगाह था तो गोदीवाड़ा आपको यहाँ से मिल रहा था। अग्निकुंड के साक्ष्य आपको मिलेंगे, मन का कारखाना भी मिलेगा। अग्निकुंड का एक साक्ष्य आपको देखेंगे, आपको कालीबंगा में भी देखने को मिलेगा। ये तो आप ध्यान रखेंगे। मनका का कारखाना मिलेगा, और ये मनका का कारखाना कहाँ से और मिलेगा, चंद्रद्रोह से भी मिलेगा। रंगाई का कुंड मिलेगा आपको। आटा पीसने की पत्थर की चक्की मिलेगी आपको लोथल से। चावल के भी साक्ष्य आपको मिल जाएंगे लोथल से। मिट्टी के बने नाव आपको मिलेंगे लोथल से। तो ये वो सारे जिसको हमने डिटेल में भी कर लिया है, हमने इसको पिछली वीडियोस में भी करा था, हमने इस वीडियो के माध्यम से बचे हुए सारे तथ्यों को एक जगह लाके कर लिया है। हमने हड़प्पा सभ्यता की जो पतन की थ्योरी है उसको भी देख लिया है। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में वो भी हमने देख लिया। आप ये ध्यान रखिएगा कि जिस लेवल से जाके क्वेश्चंस पूछ रहा है उस लेवल पे जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप मेंस में अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस को। अदरवाइज नॉर्मल बुक्स से या नॉर्मल स्टडी करके आप जाइए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने, इन क्वेश्चंस को समझना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में आप बताइए विनगरीकरण की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई, वहां से ये सभ्यता कैसे समाप्त हो गई। पारिस्थितिकी निम्नीकरण, जैसे आपने अभी हमने डिटेल में देखा कि किस तरह से परिस्थिति परिवर्तन हो रहा है, किस तरह से नदियों का जल परिवर्तित हो रहा है, उसकी वजह से ये सभ्यता समाप्त हुई। वाय आक्रमण के कारण समाप्त हुई कि नहीं हुई, हमने वो रीजंस भी देख लिए। तो हमने इस पूरी वीडियो में ये समझ लिया कि हड़प्पा सभ्यता समाप्त कैसे हुई। हमने कुछ बचे हुए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनको भी डिटेल में देख लिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो से आप लोग मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ प्रीलिम्स में आए हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, और ये ओवरऑल ये पूरा वीडियो आपकी तैयारी में मददगार शामिल होगा, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ चीज आपको समझ में ना आ रही हो तो प्लीज कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उसको और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने की। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमाइस अकेडमी में। इस वाली वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन के विषय में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि इतनी बड़ी सभ्यता जो लगभग 700 सालों तक व्यवस्था में रही, वो एकदम से समाप्त कैसे हुई, उसके पतन के कारण क्या है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार उनको जाके आप प्लीज देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित इससे पहले कई वीडियो आ चुकी है, में हमने हड़प्पा सभ्यता को बहुत डिटेल से जाना है। हमने उसके उद्भव को, उसके विकास को बहुत डिटेल से समझा है। इस वाली वीडियो में हम मेनली फोकस करेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के विषय में। देखिए, प्रश्न आए हैं पिछले सालों में, उनको मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इतने डिटेल से इस टॉपिक को क्यों करवाया है। वो प्रश्न देख के आप अंदाजा लगा ले जाएंगे। प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रारंभिक शिलालेख और साहित्य राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रकाश डालते हैं। जो शिलालेख की और साहित्य की भूमिका है वो पूछा गया है महिलाओं की स्थिति के बारे में। अब देखिए, जब भी आपने हड़प्पा के शिलालेख देखे थे, शिलालेख जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, प्लस हड़प्पा की जब आप मौद्रिक व्यवस्था देखते हैं, हड़प्पा में आप मातृ देवी की मूर्ति देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हड़प्पा में देखते हैं तो आपको वहां की राजनीतिक दशा का, सामाजिक दशा का, आर्थिक दशा का, उन सब का अध्ययन होता है। यहाँ सिर्फ हड़प्पा से संबंधित प्रश्न नहीं है, तो डायरेक्ट हड़प्पा से संबंधित प्रश्न नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आप कनेक्ट कर पाएंगे कि जो आपके शिलालेख हैं या जो आपके साहित्यिक लेख हैं, उनसे किसी समाज में किसी की स्थिति को कैसे पता किया जाता है। ये हमने बहुत डिटेल में किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप हड़प्पा से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पन लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की पुनर्संरचना में मुद्राओं एवं मुद्रांकन के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। जब भी हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, हमने देखा है कि मुद्रा एक कोर सोर्स रहा है जिसके थ्रू हम इस सभ्यता के बारे में जान पाते हैं। तो वही प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है तो पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित सामाजिक और राजनीतिक आयामों का प्रत्यक्ष पता तो नहीं देते हैं। मतलब हमारे पास जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो एग्जैक्टली ये नहीं बताते हैं कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है
वो समाप्त कैसे हुई। लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि ये विनगरीकरण के प्रक्रम से गुजरी है। मतलब हड़प्पा सभ्यता पहले विनगरीकरण इसका हुआ, उसके बाद ये समाप्त हुई है। पहले सभ्यता प्रारंभ हुई, प्रारंभ के बाद जब इसका विकास हुआ तो नगरीकरण का रूप हमारे सामने आता है। तो ये नगरीकरण अपने चरम पे था। नगरीकरण के बाद विनगरीकरण हुआ, मतलब नगर पहले समाप्त हुए, फिर ये सभ्यता समाप्त हुई। विनगरीकरण का मतलब एक और भी आप लगाएंगे, तो नगरीय सभ्यता थी, वो सभ्यता भी समाप्त हुई। अब ये भी हमने देखा था किस तरह से उसके अवशेष हमको मिलते हैं, उसके बेसिस पे हम निकालते हैं कि पहली ये सभ्यता विनगरीकृत हुई। नगरीकरण का इसका जो चीजें थी वो पहले समाप्त हुई, उसके बाद फिर ये सभ्यता समाप्त। अगला प्रश्न आप देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का पतन पारिस्थितिकीय निम्नीकरण के कारण, न कि बाह्य आक्रमण के कारण। इस वीडियो में आप ये समझेंगे कि दोनों लॉजिक क्या है, कि पारिस्थितिकी निम्नीकरण क्या है और बाह्य आक्रमण का लॉजिक क्या है, दोनों लॉजिक क्या है और दोनों की क्या क्या सीमाएं हैं वो हम समझेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि हड़प्पा या सिंधु सरस्वती नगरों में जल प्रबंधन और उसकी संरक्षण योजना की विवेचना कीजिए। संरक्षण योजना कहीं ना कहीं यहाँ जो दुर्ग व्यवस्था है वो देखते हैं और जल प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो हम देखते हैं। अगले प्रश्न देखिए, क्या आप मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उपजीविका के अनेक आधार थे? समझाइए कि क्या कारण है कि अधिकांश ज्ञात हड़प्पाकालीन बस्तियां लवणीय भूजल वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अवस्थित है। फिर अगला प्रश्न देखिए कि क्या कृषि प्रवीणता ने हड़प्पाकालीन कस्बों एवं नगरों के उत्थान में उत्तोलन का कार्य किया। आप शायद क्वेश्चन का लेवल देख रहे होंगे कि किस लेवल से जाके आपसे प्रश्न पूछता है, इसीलिए मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता इतने डिटेल में करवाया था, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछता है और ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये वही प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के लिए कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है, वैदिक काल के लिए कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। अब आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ चुके हैं तो आप समझ गए कि जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको हम पढ़ भी नहीं पाए हैं, ज्यादा साहित्यिक स्रोत हमारे पास है भी नहीं। साहित्यिक स्रोत में हमको एक चीज मिलती है, मुद्रा पे अंकन, और उसको भी हम पढ़ नहीं पाए हैं। इसी तरह जब आप वैदिक काल देखेंगे तो वैदिक काल में हमको साहित्यिक स्रोत मिलेंगे और पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से दोनों को एक साथ मिला के प्रश्न पूछा गया है। वैदिक साहित्य वाला आप आने वाली वीडियोज में आप देख लेंगे, और हड़प्पा संस्कृति के विषय में हम देख चुके हैं कि हमारे पास साहित्यिक स्रोत नहीं है। क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए। लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र, भारत के अंदर ही छोटे छोटे भारत दिखते हैं जो अपनी संस्कृति को सहेजे हुए हैं, तो है तो भारत का ही हिस्सा, तो किसी दूसरे क्षेत्र से बहुत डिफरेंट दिखते हैं। वो वाला प्रश्न यहाँ पूछा गया है। भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन इनडायरेक्टली आप देखिए कि हमको हड़प्पा सभ्यता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, क्यों हमको जानना चाहिए सभ्यता के बारे में, क्यों हमको इतनी डिटेलिंग करनी पड़ रही है, तो वहां पे ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कनेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजना और संस्कृति की किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को प्रभावित किया है? यहाँ एक प्रभावित शब्द आप जोड़ लीजिए, चर्चा कीजिए। देखिए जो सिंधु घाटी की नगर आयोजना है उसका जो वर्तमान नगरीकरण की हमारी योजना उससे किस तरह से कनेक्शन हो रहा है, हम उससे क्या सीख रहे हैं, इंडायरेक्टली ही पूछा जाता है। ठीक है, भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिलक्षित की गई है। टिप्पणी कीजिए। हमने देखा था जो आपकी वृक्ष पूजा की परिकल्पना है, जो आपकी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा है, जो आपकी मातृ देवी की पूजा है, वो सब कुछ भारतीय परंपरा में आज के डेट में भी बनी हुई है। अब यहाँ पे सिर्फ आपसे हड़प्पा नहीं पूछा, इसमें आपसे ओवरऑल पूरी प्राचीन सभ्यता के विषय में पूछा है। इसमें आपका वैदिक काल भी शामिल होगा, लेकिन हड़प्पा वाला जो पोर्शन है उसको भी आप इसमें ऐड करके देंगे। देखिए हड़प्पा में भी हम ये सारी पद्धति अपना रहे थे और आज के डेट में भी हम अपना रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि क्या बात है तो भारतीय समाज को अपनी संस्कृति को जीवित रखने में अद्वितीय बना देता है, चर्चा कीजिए। अब इस वाले क्वेश्चन को भी आप कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे कि भारत समाज जो है और हड़प्पा सभ्यता से जो हमको रेफरेंसेस मिल रहे हैं उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो जिन चीजों की पूजा हम हड़प्पा में भी कर रहे थे, जो हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं थी, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं थी, उसका कहीं ना कहीं असर हमको आज तक भी दिख रहा है और यही इसको अद्वितीय बना रही है। तो प्रश्नों के कैटेगरी में आप दो चीजें देखेंगे, एक तो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा
जिसमें आप हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित तथ्य लिखेंगे। हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित चीजें आपसे पूछी जाएंगी और आपकी जो सीमा रेखा है वो सिर्फ हड़प्पा सभ्यता तक है। जो दूसरे प्रकार के प्रश्न आएंगे जिसमें आपको इनडायरेक्ट रेफरेंस लेना होगा इस हड़प्पा सभ्यता से, जहां से आप हड़प्पा सभ्यता के तथ्यों का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस में आंसर लिखेंगे। उसके साथ कुछ और तथ्य भी रहेंगे, जैसे आपसे कभी कभी वैदिक सभ्यता को ऐड करके पूछ लेगा कि नगरीकरण की व्यवस्था को पूछ रहा है वर्तमान समय में, तो इस तरह से ऐड करके आपसे पूछ ले रहा है और आपको उसके बेसिस पे आंसर देंगे। इन क्वेश्चंस को देख के आप ये समझ पाएंगे कि किस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कितना डीप जाके आपसे पूछे। इसीलिए मैंने आपको जो ये पूरा टॉपिक है वो इतनी डिटेल में करवाया है और इतना डिटेल में आपको समझाया है। तो शुरू करते हैं अब हम लोग कि हड़प्पा सभ्यता समाप्त क्यों हुई और कुछ जैसे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न आपने देखे अभी, जैसे ये प्रश्न आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो पारिस्थितिकी निम्नीकरण के कारण हुआ, न कि वायु आक्रमण के कारण। ये सारे टॉपिक हम डिटेल में देखेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हमने एक यहाँ पे बात की महाभारत काल से इसका कनेक्शन की कि महाभारत काल से हड़प्पा सभ्यता का क्या कनेक्शन हो सकता है या किस तरह के कनेक्शन स्टेब्लिश किए जाने की कोशिश की जाती है, उसको भी हम इसमें देखेंगे। हमने परिपक्व हड़प्पा काल को देखा था, उसके स्थलों को हमने देखा था। हम देखते हैं कि जो परिपक्व हड़प्पा काल है वो लगभग आपका 2500 से 1900 ईसा पूर्व के आसपास का है। यहाँ पे आके हड़प्पा सभ्यता अपने परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती है, मतलब मैच्योरिटी के बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच जाती है। अब यहाँ से हड़प्पा सभ्यता डिक्लाइन करना चालू करेगी। इसके पतन के चरण है, मतलब ये सभ्यता एकदम से समाप्त हुई नहीं है और कोई भी सभ्यता एकदम से समाप्त तो हो नहीं सकती है। तो उसी चरण में ये भी कुछ चरणों में समाप्त हुई। तो आप देख लेते हैं कि सबसे पहले इसका नगरी जीवन समाप्त हुआ, मतलब जो नगरीय जीवन की व्यवस्था थी, जो नगर में रहने की व्यवस्था थी, वो समाप्त होती हुई हमको दिखेंगी। और इसमें भी जो सबसे मुख्य चीजें आपको दिखेंगी, एक तो इनके नगर आयोजन आपको समाप्त होते दिखेंगे, फिर आपको जो इनकी मौद्रिक व्यवस्था है वो नहीं मिलेगी, जल निकासी की जो व्यवस्था है वो नहीं मिलेगी, जो दुर्गबंदी की व्यवस्था है वो काफी कम हो जाएगी आने वाले समाज के साथ एक लंबे टाइम फ्रेम तक। तो उस तरह से चरणों में इसके जो नगरीय जीवन है उसका पतन हो जाएगा। फिर जो दूसरा स्टेज देखेंगे जब इसकी ग्रामीण जीवन का भी पतन हो जाएगा, मतलब हमने देखा था कि नगरीय जीवन था सेंटर में और उसके आसपास बहुत सारी ग्रामीण बस्तियां थी। ग्रामीण बस्तियों की सप्लाई की वजह से ही ये नगरीय जीवन चल रहा था, लेकिन ये नगरीय जीवन समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपका ग्रामीण जीवन वाला भाग ये भी समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से चरण में ये सभ्यता समाप्त हुई है। अब इस सभ्यता के पतन पे बहुत सारे तर्क, बहुत सारे रीजंस दिए जाते हैं इस सभ्यता के पतन के विषय में, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि इस सभ्यता का उद्गम कैसे हुआ, तब ये सभ्यता प्रारंभ कैसे हुई, इसको तो एक बार समझा भी जा सकता, लेकिन ये सभ्यता समाप्त कैसे हुई इस पे बहुत विचार है और उन विचारों को समझा भी नहीं जा सकता है। मतलब उन विचारों को तो हम समझते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा विचार सही है हम ये नहीं जान पाते हैं। तो इसका पतन जानना, सभ्यता का पतन जानना बहुत टफ काम है और अभी तक के रिसर्च में हमको सही चीज नहीं पता लग पाई है कि सभ्यता समाप्त कैसे हुई। एक कारण इसका दिया जाता है कि आर्यों का आगमन हुआ। जब आप वैदिक काल देखेंगे, वैदिक काल में आपको एक चीज मिलेगी, आर्य आपको बहुतायत में मिलेंगे और जो वैदिक परंपरा को मानेंगे। ये कहा जाता है कि आर्य बाहर के थे और इन्होंने भारत पे या उस समय की भारत भूमि पे आक्रमण किया और इन्होंने वैदिक सभ्यता के लोगों को समाप्त कर दिया। ये एक थ्योरी है और इसका प्रमाण ये कैसे देते हैं कि देखो मोहनजोदड़ो से हमको एक साथ 38 नरकंकाल मिलते हैं। इसका मतलब इन लोगों को कहीं एक साथ तो नहीं मारा गया। फिर अब हम देखेंगे कि जो ये नरकंकाल है ये लगभग एक एज ग्रुप के ज्यादा है। एक एज ग्रुप का मतलब अगर किसी युद्ध में लोग मारे जाएंगे तो वो एक सर्टेन एज ग्रुप के होंगे, योद्धा वर्ग के लोग होंगे या कहें योद्धा एज के लोग होंगे, तो वो लोग ज्यादा मारे जाएंगे। तो हमको जो नरकंकाल मिल रहे हैं वो मोहनजोदड़ो में कुछ इस तरह से मिल रहे हैं। इसका जो तर्क दिया वो मार्टियर ने, व्हीलर ने, इन जैसे विद्वानों ने दिया और गार्डन चाइल्ड का आप नाम ध्यान रखें, इन्होंने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई। लेकिन बाद में जब आप देखेंगे तो आर्यों के आगमन की थ्योरी है, ये थ्योरी भी पूरी तरह से नकार दी जाती है कि आर्य बाहर से आए ही नहीं है। हम वैदिक काल को जब देखेंगे तो हमको मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो अब ये कहीं ना कहीं सिद्ध कर देते हैं कि आर्य बाहरी नहीं थे, बल्कि भारत के अंदर के ही लोग थे, भारतीय भूमि के अंदर के ही लोग थे। तो जो आगमन वाली थ्योरी है ये पूरी पूरी थ्योरी ही नकार दी जाती है और जब ये पूरी पूरी थ्योरी ही नकार दी जाएगी
तो आपसे क्या होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता के विषय में इस थ्योरी का रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है कि इनके आगमन से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ या इन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों का नाश किया या उनको मारा, वो थ्योरी फेल कर जाती है। पर एक थ्योरी यही है, आर्यों का आगमन हुआ और उसकी वजह से ये सभ्यता समाप्त हुई। जो दूसरी थ्योरी है इसको बहुत रेलिवेंट माना जाता है और प्रश्न भी देखिए आपसे इस थ्योरी से ही संबंधित पूछा था कि पारिस्थितिकीय विक्षोभ हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। और ये तर्क किसका है? फायर सर्विस का। इन्होंने एक किताब लिखी है द रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया, उसमें ये तर्क देते हैं कि जो पारिस्थितिकीय विक्षोभ हुआ उसकी वजह से ये सभ्यता समाप्त हो गई। हम इस नियम को भी देखेंगे। जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि हमने प्रारंभ में भी देखा था कि जो आपका राजस्थान वाला एरिया बेसिकली है, तो अर्ध शुष्क वाला एरिया है वर्तमान समय में, ये पहले वैसा नहीं था। धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन की घटना हुई और ये क्षेत्र क्या हो गया? शुष्क हो गया। तो उसकी वजह से ये सभ्यता समाप्त हो गई। एक तर्क ये भी दिया जाता है और ये तर्क है आर्नस्टाइन का। एक रीजन दिया जाता है बाढ़ को, और यही सबसे ज्यादा मान्य तर्क है। हमको मोहनजोदड़ो से बाढ़ के प्रमाण मिलते भी हैं और इस तर्क को किसने दिया है? मैके ने, लैम्ब्रिक ने, साइक्स ने और डेलन जैसे विद्वानों ने। तो इसके बेसिस पे ये माना जाता है कि ये सभ्यता शायद बाढ़ की वजह से समाप्त हो गई। भूकंप की भी एक घटना हमको देखने को मिलती है, कहाँ पे? कालीबंगा में। तो उससे भी माना जाता है कि ये सभ्यता भूकंप के कारण भी समाप्त हुई। जो वर्तमान थ्योरी है उनमें एक चीज और निकल के आ रही है, उल्का पिंड। अभी ये अंडर डेवलपमेंट थ्योरी है, तो अभी इस थ्योरी पे काम किया जा रहा है, लेकिन जो उल्का पिंड की थ्योरी है उसको भी कहीं ना कहीं कंसीडर किया जा रहा है कि हो सकता है कोई उल्कापात हुआ, उसकी वजह से ये सभ्यता समाप्त हुई। हालांकि अभी इस पे रिसर्च चल रही है और इसको कोई मान्यता नहीं मिली है, पर ये थ्योरी भी आप ध्यान में रखेंगे कि एक रीजन इसको भी बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हमने देख लिया कि आर्यों के आगमन की जो बात थी, जो बात की जा रही है, पारिस्थितिकी विक्षोभ की बात की जा रही है, जलवायु परिवर्तन की बात की जा रही है, बाढ़ और भूकंप, इन रीजन को मेनली माना जा रहा है कि इसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। अगर हम और डिटेल में देखें तो इसके विभिन्न मत। देखिए, व्हीलर ने जो तर्क दिया कि ऋग्वेद में किलों या गढ़ वाले नगरों पर आक्रमण किया गया, ऐसा ऋग्वेद में लिखा गया है। जो इंद्र मिलता है आपको, उसको पुरंदर कहा जाता है, मतलब किलों को नष्ट करने वाला व्यक्ति कहा जाता है। ऋग्वेद में एक स्थान उल्लिखित है जिसका नाम है हरिपुइया। हरिपुइया को इन्होंने तुलना की है हड़प्पा से। दरअसल ये जो आर्यों के आगमन वाली थ्योरी है उसी को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। ये कह रहे देखो, ऋग्वेद में इंद्र की बात की गई है और इंद्र को बार बार ये कहा गया है उसने किलों को नष्ट किया। तो वो किले कौन से थे जिसको नष्ट कर दिया? ये कहते हैं वो किले हड़प्पा सभ्यता के ही किले थे जिनको उसने नष्ट किया उस समय। और जो हरिपुरिया नाम है जिसके किलों को नष्ट करने की बात ऋग्वेद में की जाती है, दरअसल यही किले हड़प्पा सभ्यता के किले हैं और इंद्र की बात इसी रेफरेंस में की जा रही है। तो व्हीलर का तर्क कि ऋग्वेद में उल्लेख है और हड़प्पा सभ्यता आर्यों के आगमन के कारण समाप्त हुई। लेकिन इसी को जब आगे देखेंगे तो पीवी काड़े, चार्ल्स डेल्स, पीवी लाल, इन सारे लोगों ने इस सिद्धांत को ही नकार दिया और ये कहते हैं कि देखो, हमको कोई बड़ा संघर्ष तो मिलता ही नहीं है हड़प्पा क्षेत्र में, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि पूरी सभ्यता को समाप्त कर दिया गया आर्यों द्वारा? हो सकता है आर्य लोगों से कोई छोटा मोटा द्वंद्व इनका हुआ हो, कोई छोटी मोटी लड़ाई इनकी हुई हो, लेकिन पूरी सभ्यता समाप्त हो गई आर्यों की वजह से। इस तर्क को ये लोग नकार देते हैं। अगला तर्क हम अगर देखें तो M.R. साहनी, जॉर्ज एफ हिल्स, इनका तर्क है ये बाढ़ को मेन रीजन मानते हैं और विवर्तनीय घटनाओं का परिणाम मानते हैं। टेक्टोनिक मूवमेंट आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो टेक्टोनिक मूवमेंट की थ्योरी है, उसी थ्योरी को ये यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, जो आपकी प्लेटें हैं वो खिसकी, जिसकी वजह से हमको बाढ़ जैसी घटना देखने को मिल रही है मोहनजोदड़ो में। और यहाँ तक जो डेल्स हैं इन्होंने का जो केंद्र बताया वो सेहवान को केंद्र बताया और इन्होंने यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे आपको देखिए रॉक फोल्डिंग या चट्टानों पे जो आई मोड़ है वो प्रमाण देखे जा सकते हैं। तो दरअसल ये इस भूकंप वाली घटना बताना चाह रहे हैं और उसमें केंद्र किसको रख रहे हैं? टेक्टोनिक मूवमेंट को। टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से भूकंप आ रहा है, उसकी वजह से बाढ़ हमको देखने को मिलेगा मोहनजोदड़ो में और उसी की वजह से ये सभ्यता समाप्त हुई है। ये दूसरा तर्क। तीसरा तर्क देखेंगे आप, वो HD लैम्ब्रिक का तर्क है। वो कहते हैं कि मोहनजोदड़ो को छोड़कर सिंधु नदी ने अपने प्रवाह की धारा बदल ली और 30 मील पूर्व हटकर ये बहने लगी।
तो सिंधु नदी ने अपनी प्रवाह की धारा बदल ली मौसमी परिवर्तनों की वजह से, जिसके कारण इस सभ्यता को जो वाटर सप्लाई थी वो घट गई। और क्योंकि सिंधु नदी के तट पे बसी ये सभ्यता या उसका विस्तार हम ज्यादातर सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में देख सकते हैं, तो जब सिंधु नदी ने अपनी धारा बदल ली तो उसकी वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। लैम्ब्रेक कहते हैं कि ये जो घटना थी वो भूगर्भीय कारक के कारण या फिर संयोगवश भी घटी है। तो जो ये जल की धारा बदलने का कॉन्सेप्ट है, ये हो सकता है भूगर्भीय घटना के कारण या किसी अन्य संयोग के कारण भी हुआ हो, लेकिन प्रवाह की धारा बदल गई और इससे वाटर सप्लाई कम हो गई, उसी की वजह से ये सभ्यता समाप्त हुई। आगे ये कहते हैं कि सतलुज और यमुना जो नदियां हैं ये कभी घर में मिलती थी, लेकिन जो आपकी टेक्टोनिक गतिविधियां हुई उसके कारण यमुना गंगा नद तंत्र में समा गई। सतलुज को सिंध ने अपनी ओर खींच लिया, इसलिए घग्गर को जो जल मिलता था वो कम हो गया और ये सभ्यता समाप्त हो गई। अब इस तर्क को जरा आप समझिए। ये कह रहे हैं कि दो नदियां थी, एक आपकी थी सतलुज, एक आपकी थी यमुना। ये दोनों नदियां जाके घग्गर में मिलती थी, लेकिन टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ और उस टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से इस जो यमुना का जल है वो जाके गंगा में समा गया और जो आपके सतलुज है ये जाके आपने कहा मिल गई, सिंधु में मिल गई। और जब यमुना का पानी जाके गंगा में मिल गया और सतलुज का पानी किसमें मिल गया, सिंधु में, तो अब ये जो घग्गर नदी है का जो जल है वो कम हो गया। अब इस कम जल की वजह से यहाँ जो सभ्यता बसी थी वो सभ्यता समाप्त हो गई। और ये सभ्यता कौन सी थी, हड़प्पा सभ्यता। ठीक, तो इस रीजन से ये कहते हैं कि ये सभ्यता समाप्त हुई। तो टेक्टोनिक मूवमेंट वाली थ्योरी है, थ्योरी को आज के डेट में भी माना जाता है। इस टेक्टोनिक मूवमेंट से हुए परिणाम पे कुछ ना कुछ विवाद है। इस टेक्टोनिक मूवमेंट से जल का प्रवाह बदल गया या सूखे जैसी स्थिति आ गई या बाढ़ जैसी स्थिति आ गई या जलवायु में क्या परिवर्तन हुआ, इस बात पे विवाद है। लेकिन जो टेक्टोनिक मूवमेंट की थ्योरी है वो सबसे ज्यादा प्रमाणिक मानी जाती है। और आप क्योंकि इस बेल्ट को देखेंगे वहां टेक्टोनिक मूवमेंट होते भी जाता है, तो उस वजह से इस थ्योरी को ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। एक थ्योरी और माना जाता है कि अरब सागर के तटीय क्षेत्र में और खास करके पश्चिम पाकिस्तान के क्षेत्र में अचानक क्या हुआ, समुद्र का स्तर ऊंचा हो गया और इसकी वजह से बाढ़ आ गई। बाढ़ के आने के बाद जो यहाँ की मिट्टी है उसमें लवण की मात्रा बढ़ने लगी। यही प्रश्न आपसे एग्जैक्टली पूछा गया आपने मेंस के जब क्वेश्चंस में देखा। राजस्थान की झीलों के अध्ययन पर जो निष्कर्ष निकाला गया उस पर जो गुरदीप सिंह जी ने अपना सुझाव दिया है वो क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन शुष्क जलवायु से संबंधित है। अब यहाँ क्या पूरी बात की जा रही है कि देखो अरब सागर में आ गई बाढ़ और उस बाढ़ का पानी कहाँ पहुंच गया, हड़प्पा के क्षेत्र में। मतलब अरब सागर का पानी ऊंचा हो गया और वो पहुंच गया हड़प्पा क्षेत्र में। क्योंकि ये समुद्र का पानी है, इसमें जो लवण की मात्रा है या जो नमक की मात्रा है वो काफी ज्यादा होगी। यही पानी पूरे क्षेत्र पर फैल गया और बाद में इसने क्या किया, यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी थी उसको समाप्त करने में प्रमुख भूमिका निभा दी। और जब लोगों को उपजाऊ मिट्टी नहीं मिली, खेती कम हो गई, उत्पादन कम हो गया, तो पलायन यहाँ से प्रारंभ हो गया। इस रीजन को ये बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो आप देख रहे हैं क्या रीजन मिल रहा है, आपको आर्यों के आक्रमण की थ्योरी मिल रही है, फिर आप क्या देख रहे हैं, भूकंप की थ्योरी मिल रही है। और भूकंप के बाद होने वाली जो घटनाएं हैं उनमें अलग अलग चीज मिल रही है। कभी बाढ़ माना जा रहा है, कभी सूखा माना जा रहा है। एक तर्क और दिया जा रहा है कि देखो हड़प्पा के जो लोग हैं वो कृषि केंद्रित सभ्यता थी, तब कृषि पे उनका फोकस था, पशुपालन वो लोग करते थे, ईंटों का निर्माण बड़ी संख्या में कर रहे थे। हमने देखा था कि कितनी तरह की ईंटों का प्रयोग हो रहा था, कभी कच्ची ईंटों का, कभी पक्की ईंटों का, कभी दुर्ग बनाने के लिए ईंटों का, भवन बनाने के लिए ईंटों का, इन सब का प्रयोग हो रहा था। पशुपालन भी ये लोग खूब कर रहे हैं। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, प्रकृति का शोषण कर दिया, मतलब प्रकृति को इन्होंने जरूरत से ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया और उसी की वजह से इस क्षेत्र की जो उर्वरा शक्ति है वो कम होने लगी, बाढ़ की घटनाएं बढ़ गई और मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ गई। इसकी वजह से ये सभ्यता यहाँ पे समाप्त हो गई। आप देखेंगे फेयर सर्विस ने एक तर्क दिया है, विद्वान है, इन्होंने एक तर्क दिया है कि जनसंख्या का दबाव और मवेशियों का दबाव, इन दोनों दबावों ने प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया, इस सभ्यता को समाप्त ही होना पड़ा। अब देखिए जो मौसमी परिवर्तन है उसकी बात इन्होंने भी सेम की है कि मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ गई और बाढ़ की घटनाएं बढ़ गई। दो तर्क ये भी देते हैं कि इसकी वजह से ये सभ्यता समाप्त हुई। लेकिन ये बाढ़ की घटना क्यों हुई और मिट्टी में लवण की मात्रा क्यों बढ़ी, इस पे वे तर्क देते हैं कि जो वहां की जनसंख्या है, वहां के जो मवेशी हैं,
उन्होंने प्रकृति पे इतना दबाव बढ़ा दिया कि उसकी वजह से मौसमी परिवर्तन हुए और बाढ़ और लवण जैसी घटनाएं हमको देखने को मिल रही है। तो पूरा तर्क इस तरह से दिया जा रहा है। एक तर्क और मिलता है जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन शिशिर रत्नागर का तर्क है। ये कहते हैं मेसोपोटामिया के साथ लाजवर का जो व्यापार हो रहा था वो व्यापार समाप्त हो गया, और उस व्यापार के समाप्त होने से इस क्षेत्र में धन की कमी हो गई। धन की कमी से धीरे धीरे लोगों ने पलायन कर दिया इस क्षेत्र से और ये सभ्यता समाप्त हो गई। हालांकि इसको बिल्कुल नकार दिया जाता है क्योंकि बिल्कुल तर्कहीन बात है ये, क्योंकि लाजवत के जो व्यापार की मात्रा है उसको जब हम देखेंगे तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मात्र उस व्यापार के समाप्त होने से ये सभ्यता समाप्त हो गई होगी। जो श्री रत्नाकर जी का तर्क है वो पूरी तरह से नकार दिया जाता है। हमने जो देख लिया क्या क्या तर्क दिए जाते हैं इस सभ्यता के पतन पे, मैं फिर से भी आपसे कहूंगा कि अभी भी इन तर्कों पे बात की जा रही है और अन्य चीजों को देखा जा रहा है कि इस सभ्यता का पतन क्यों हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट रीजन को अभी भी नहीं पता। जो आर्यों के आक्रमण की थ्योरी है उसमें आपसे कहा जाता है कि आर्य आपके जो मध्य एशिया का क्षेत्र वहां से आए थे और इन्होंने आक्रमण किया कहाँ पे, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके पूरे क्षेत्र पे, और यहाँ पे अपनी बस्ती बसाई और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मजबूर कर दिया कि वो इस क्षेत्र को छोड़ दें। इसी के साथ साथ अब जब देखेंगे जो दस्यु व्यवस्था देखेंगे या जो दास व्यवस्था देखेंगे उसमें भी ये कहा जाता है कि इन्हीं आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों को दास बना लिया बाद में, मतलब इनको जीत कर इनको अपना दास बना लिया गया, और वर्ण व्यवस्था हमको उसी की देन मिलती है। मतलब जब बाद में आप वैदिक काल में देखेंगे वर्ण व्यवस्था को देखेंगे तो उसमें भी इस थ्योरी को अप्लाई किया जाता है कि जो लोकल लोगों थे उनको दास बना लिया और उनको निम्न श्रेणी में रख दिया, और क्योंकि आर्य बाहर से आए इन्होंने आक्रमण किया और ये विजेता थे, मतलब इन्होंने जीता था, तो विजेता होने की वजह से इन्होंने स्वयं को क्या रखा, उच्च श्रेणी में रखा, और यहाँ के लोगों को दास बनाया और उनको निम्न श्रेणी में रख दिया। इसी वजह से आपको वर्ण व्यवस्था जैसी चीज देखने को मिलेगी। ये भी एक थ्योरी रखी जाती है वैदिक काल में। हम वैदिक काल पढ़ेंगे तब हम इसको भी डिटेल से देखेंगे। एक कनेक्शन और है, ये हालांकि धार्मिक ज्यादा है, इसकी ऐतिहासिक मान्यताएं कम है, लेकिन इस थ्योरी पे इतना ज्यादा रिसर्च हुआ नहीं। ये थ्योरी क्या है कि क्या महाभारत का सिंधु से कोई नाता था, मतलब महाभारत काल का सिंधु से नाता क्या था, ये हम जानने की कोशिश करना चाहेंगे क्या। अब आप देखेंगे जो महाभारत की ओवरऑल थ्योरी है उस पे भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। हालांकि हमने अपनी एक पिछली वीडियो में करा था कि महाभारत और रामायण का जो ऐतिहासिक प्रमाण है वो क्या है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमको क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, हमने इस बात को भी देखा था। अगर आपने ना देखा तो उस वाली वीडियो को जाके एक बार देख लीजिए। इसीलिए मैंने वो करवाया था, मैंने उसे किसी धार्मिक एंगल से नहीं करवाया था, इतिहास के रेफरेंस में ही करवाया था, क्योंकि महाभारत काल का जो साक्ष्य हमको मिल रहा है उससे अगर हम लिंक करके देखें तो शायद इस सभ्यता के पतन को ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है, ऐसा बहुत सारे विद्वानों का मानना है। तो हम ये देख लेते हैं कि महाभारत से इसका क्या कनेक्शन है। जिसको महाभारत का बिल्कुल भी आइडिया ना हो उनके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि महाभारत जब आप देखेंगे तो इसमें दो पक्ष हैं, एक पक्ष है आपका कौरव और एक पक्ष है आपका पांडव। इन दो पक्षों में युद्ध होगा, पांडव जीतेंगे, और इन्हीं की लड़ाई की पूरी थ्योरी है ये, और पूरे घटनाक्रम को बताया गया है। अब हम देख लेते हैं क्या कनेक्शन स्टैब्लिश हो। महाभारत काल में एक चीज आपको मिलेगी, सिंधु देश। ये जो वेद व्यास जी की महाभारत उसमें आपको देखने को मिलेगी, तो वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखी उसमें आपको सिंधु देश देखने को मिलेगा। अब हमारा प्रश्न यहीं से शुरू हो जाता है कि क्या सिंधु देश और सिंधु प्रदेश दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि हम देखते हैं जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में जो स्थानीय प्रशासन है वो देश के नाम से संचालित किया जाता है। ये हम इतिहास में कई बार देखेंगे कि जो आज की डेट में प्रदेश है या जो बाद के कालों में प्रदेश बने उनको पहले एक देश के नाम से जाना जाता था। जैसे आप देखेंगे कौशल देश, अवंती देश, इस तरह से आपको देश शब्द मिलेगा प्रदेश के नाम के साथ। तो अगर हम सिर्फ इतना करते कि सिंधु प्रदेश को सिंधु देश मान लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा इस सभ्यता को समझने के लिए या इसके पतन को समझने के लिए, क्योंकि यही सिंधु देश उल्लेखित है कहाँ पे, महाभारत में। आर्यभट्ट की एक गणना है और उस गणना के अनुसार जो महाभारत का युद्ध हुआ वो 3137 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, और यही वो समय काल है जब सिंधु सभ्यता अपने चरम पे थी। मतलब सिंधु सभ्यता अपने परिपक्व अवस्था के सबसे टॉप लेवल पे कब थी, उस समय जब महाभारत का युद्ध हुआ था। और ये गणना किसकी है, आर्यभट्ट की। मतलब जो महाभारत का युद्ध का समय है और
जो सिंधु सभ्यता के परिपक्व अवस्था के चरम का काल है। ये दोनों हमको एक साथ देखने को मिल रहा है, मतलब एक समय काल में ही देखने को मिल रहा है। युद्ध के बाद आपने देखा था, क्योंकि पांडव जीतते हैं युद्ध को, तो वो सारे लोग जो कौरव पक्ष में है वो युद्ध हार जाते हैं और उनमें से ज्यादातर राजाओं की मृत्यु होती है। यहीं पे हमारी थ्योरी आके अपनी वैल्यू बनाती है, अपना स्टेब्लिशमेंट करती है। हम देखेंगे कि महाभारत में एक राजा है जिसको बोलते हैं जयद्रथ। ये जयद्रथ कौन था? सिंधु देश का राजा था। इसने महाभारत की घटना देखी होगी, मतलब टीवी सीरियल्स के माध्यम से या किसी अन्य स्रोत से। उसने देखा होगा कि ये जयद्रथ वही व्यक्ति है जिसने अभिमन्यु की मृत्यु में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया वहां पे। अब ये जयद्रथ जो है, जो सिंधु देश का राजा है, इसका संबंध इस युद्ध से कैसे था कि जो कौरवों में आप देखें, जो राजा है आपके धृतराष्ट्र, इस धृतराष्ट्र की पुत्री से इनका विवाह हुआ है और ये बार बार उल्लेखित मिलता है कि ये सिंधु देश के राजा है। और इस जयद्रथ को अर्जुन ने मारा था, ये भी आपको पता होगा शायद। तो कुल मिलाकर जो बात कहने की कोशिश की जा रही है वो ये कि सिंधु देश का राजा जो जयद्रथ है, उसकी बात हमको महाभारत काल में भी मिलती है। युद्ध का समय और हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन का समय, तो युद्ध समाप्त होने का समय और हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन होने का समय हमको लगभग एक जैसा मिलता है। तो हम क्या ये मान लें कि महाभारत युद्ध के बाद सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, क्योंकि जयद्रथ राजा था यहाँ का और राजा युद्ध में मारा जाता है और उसके बाद ये सभ्यता समाप्त होने लगी। इस तर्क को भी हम देख सकते हैं। बहरहाल इसके जो अभी ऐतिहासिक प्रमाण है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन रिसर्च का एक एंगल ये भी बन सकता है। और उसमें जो सबसे मेन बात आएगी वो आपको ये मानना पड़ेगा कि महाभारत एक सत्य घटना है। अब आप कहेंगे कि महाभारत तो सत्य घटना है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से जब हम देखेंगे इसका हमको ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं कि ये घटना कितनी सच। उस वजह से जो ये थ्योरी है कि महाभारत के युद्ध के बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, वो कमजोर पड़ जाती है। तो हमको या फिर कहें इतिहासकारों को इस एंगल में भी रिसर्च करने की आवश्यकता है। बहरहाल आपने इस वाले विचार को भी जान लिया। हम जब देखेंगे कि उत्तर हड़प्पा सभ्यता जो है, जो उसके स्थल है, उनका क्या महत्व है, तो हम देख पाएंगे कि जो उत्तर हड़प्पा सभ्यता है उसके जो क्षेत्र है उनको 5 भागों में बांटा गया है। मतलब जब ये सभ्यता समाप्त हो गई उसके बाद के क्षेत्रों को हमने 5 भागों में डिवाइड करके देखा है। एक आपका जो क्षेत्र बचता है वो सिंध का क्षेत्र, एक आपका जो क्षेत्र बचेगा वो पश्चिमी पंजाब में घग्गर और हाकरा नदी के किनारे का क्षेत्र, फिर हम देखेंगे पूर्वी पंजाब का क्षेत्र और हरियाणा का क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र और कच्छ तथा सौराष्ट्र का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में डिवाइड करके हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के उत्तरकालीन या इसके पतन की प्रारंभ के साथ बने स्थल जो हमको देखने को मिलेंगे। अभी आप देख रहे थे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो सिंधु नदी की केंद्रीय सभ्यता थी। बाद में आप देखेंगे कि ये घग्गर नदी के भी केंद्र पर स्थित है। फिर जो नए खोज हो रहे हैं उनमें गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में भी मिलेगी आपको सभ्यता। हालांकि जब सभ्यता समाप्त हो जाएगी तो वो छोटे छोटे क्षेत्रों में सिमट के रह जाएगी और जो उसका नगरीकरण का भाग है वो समाप्त हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 5 भौगोलिक क्षेत्रों में इसको विभाजित कर दिया गया कि इस सभ्यता का जो उत्तर चरण है उसके साक्ष्य हमको यहाँ से मिल रहे हैं। सिंध में आप देख लेंगे जब, तो सिंध में आपको एक झूकर संस्कृति मिलेगी। हमने झूकर संस्कृति, झाकर संस्कृति की बात की थी पिछले वीडियोज में भी। इसी सिंध के क्षेत्र में बाद के समय में आपको झूकर संस्कृति मिलेगी और इसके केंद्रों में आपको झूकर, चंदुदड़ो और आमरी जैसे स्थल मिलेंगे। अब चंदुदड़ो और आमरी देखिए, ये दोनों आपको हड़प्पा सभ्यता में भी दिखाए गए थे, वहां पे भी आपको समझाया गया था इन दोनों स्थलों के बारे में। तो जो ये क्षेत्र है यहाँ आपकी झूकर संस्कृति विकसित हो जाएगी बाद के कालों में और हमको उसके साक्ष्य देखने को मिलेंगे। अगला स्थल हम देखें जो पश्चिमी पंजाब और घग्गर हाकरा का क्षेत्र, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक संस्कृति विकसित हो जाएगी जिसको कहेंगे सिमेट्री एच संस्कृति और उसके साक्ष्य हमको देखने को मिलेंगे। मतलब सिंध वाले क्षेत्र में कौन सी संस्कृति बाद में हमको देखने को मिल रही है, झूकर संस्कृति। पश्चिमी पंजाब और घग्गर हाकरा के क्षेत्र में हमको कौन सी संस्कृति मिल रही है, सिमेट्री एच संस्कृति, जो आज तक आपको देखने को मिलेगी। पूर्वी पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं वहां की संस्कृति भी है। गंगा दोआब के क्षेत्र में आप देखेंगे वहां की संस्कृति भी है। कच्छ और सौराष्ट्र के क्षेत्र में भी आप देखेंगे वहां की संस्कृति भी है। इनको मैंने बहुत डिटेल से नहीं कराया है, इतना भी डिटेल जाके नहीं पूछेगा आपसे। झूकर संस्कृति और सिमेट्री एच संस्कृति आप ध्यान में रखेंगे जो सिंध और
पश्चिमी पंजाब के क्षेत्र में विकसित हो रही है। और ये विकसित कब हो रही है? उत्तर हड़प्पा सभ्यता के चरण में। अब हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जिनको बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इस वाले टॉपिक को मैंने यहाँ पे इसलिए कराया है कि भविष्य में आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हड़प्पा सभ्यता का पतन है उसमें जो वहां का व्यापार है उसके पतन की प्रमुख भूमिका रही है। तो हम ये देखेंगे कि हड़प्पा का मेनली व्यापार किधर से है, और व्यापार में भी हम ये चीज देख लेंगे ये आयात कहाँ से समाप्त हो रहे हैं या आयात कहाँ से हमको गिरते हुए दिखेंगे भविष्य में, जिसकी वजह से ये सभ्यता कमजोर पड़ती है। तो इस वजह से इस टॉपिक को यहाँ शामिल किया गया है। हम देख रहे हैं कि टिन ये लोग कहाँ से आयात कर रहे हैं, तो हमको मिलता है ईरान और अफगानिस्तान से। तांबा ये लोग कहाँ से आयात कर रहे हैं? खेतड़ी राजस्थान से। खेतड़ी की खान कहाँ पे है? राजस्थान में। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और बलूचिस्तान क्षेत्र से। चांदी ये लोग कहाँ से मंगा रहे हैं? ईरान से, अफगानिस्तान से, फारस से और दक्षिणी भारत। और दक्षिणी भारत में जो आपको कोलार की खान मिलेगी वहां से भी साक्ष्य मिलते हैं ये लोग सोना चांदी उस क्षेत्र से मंगा रहे थे। लाजवर्त आप देखिए, लाजवर्त कहाँ से मिल रहा था? बदख्शा अफगानिस्तान के क्षेत्र से और मेसोपोटामिया की सभ्यता से। फिर हम देखेंगे फिरोजा। फिरोजा कहाँ से मंगा रहे थे ये लोग? ईरान से। शीशा, शीशा ये लोग मंगा रहे थे कहाँ से? ईरान से, राजस्थान से, अफगानिस्तान से और दक्षिण भारत से। शिलाजीत ये लोग कहाँ से मंगा रहे थे? हिमाचल क्षेत्र से। फिर देखिए आप नील रत्न ये लोग कहाँ से आयात कर रहे हैं? बदख्शा से, मतलब इसी अफगानिस्तान के क्षेत्र से। शंख और कौड़िया भी ये लोग मंगा रहे हैं कहाँ से? सौराष्ट्र से, मतलब गुजरात क्षेत्र से और दक्षिण भारत से। हरित मणि ये लोग मंगाएंगे दक्षिण भारत से। और सेलखड़ी भी ये लोग मंगाएंगे कहाँ से? बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से। तो अलग अलग क्षेत्रों से ये लोग आयात करेंगे। बाद में आप देखेंगे इन पे क्या होगा? क्षेत्रीकरण का काल आएगा, मतलब कोई छोटी छोटी सभ्यताएं यहाँ पे विकसित हो जाएंगी और इन क्षेत्रों पे अधिकार कर लेंगी। जब क्षेत्र पे अधिकार करेंगी तो व्यापार पे भी अधिकार करेंगी और वो भी कहीं ना कहीं पतन का कारण बनता है। ये देख लीजिए, ये आपका फिरोजा है, ये आपका हरित मणि है, ये आपका लाजवर्त है और ये आपका सेलखड़ी है। हमको सती प्रथा के भी साक्ष्य मिलेंगे। और उसमें भी आप देखिए लोथल में, जहाँ पे आपको युगल समाधान मिलेंगे। 2 युगल एक साथ बनाए गए हैं और वो कितने मिलते हैं? 3। इसके अलावा आपको कालीबंगा में भी आपको युगल समाधान का साक्ष्य मिलेगा और वहां पे भी आपको 1 युगल समाधान मिलता है। तो हमको सती प्रथा का भी साक्ष्य मिलता है कहाँ पे? लोथल में और कालीबंगा में। और हम कुछ साक्ष्यों को देख ले जो हमको हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। तो वस्त्र उद्योग हमको कहाँ से मिलेगा? मोहनजोदड़ो से। और यहाँ हमको क्या मिल रहा है? लाल रंग का एक कपड़ा मिल रहा है। कालीबंगा से हमको मिलेगा वस्त्र उद्योग का साक्ष्य और मिट्टी के बर्तन पर सूती कपड़े का साक्ष्य हमको मिलेगा। मोहनजोदड़ो से अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको पुरोहित की मूर्ति मिलेगी, वो भी पत्थर की बनी हुई। त्रिपलिया अलंकरण मिलेगा, मतलब जिस पे फूल बनाए गए हैं उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। इसको शाल ओढ़े दिखाया गया है पुरोहित की मूर्ति को, और वस्त्रों पर इसके कढ़ाई की गई है। तो जो पुरोहित की मूर्ति हमको मिल रही है वो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। फिर हम देख रहे हैं चंदुदड़ो, ऐसा स्थल जिसका ध्रुवीकरण नहीं किया गया है। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है? इक्का गाड़ी। और यहाँ हमको मिलेगी कांसे की बैलगाड़ी। अगला स्थल देख ले दैमाबाद। दैमाबाद से क्या मिलेगा? कांसे का रथ मिलेगा। हड़प्पा को देख ले, हड़प्पा से हमको क्या मिलेगा? उर्वरा देवी की मूर्ति मिलेगी। और मोहनजोदड़ो से यही हम देख लें तो हमको पशुपति शिव की भी मूर्ति मिलेगी। कालीबंगा जैसे क्षेत्र को देखें तो यहाँ से आपको लिंग पूजा के साक्ष्य मिलेंगे। अग्नि पूजा का साक्ष्य आप देखेंगे। अग्नि वेदिका कहाँ मिलेगी? वो स्थल कौन सा है? कालीबंगा और लोथल। हमने पहले भी बात की थी कि यही व्यापारिक बस्तियां हैं, यही उद्योग हो रहा है, यही धन का केंद्र है। यहीं पे क्या मिलेगा आपको? अग्नि पूजा का साक्ष्य मिलेगा। स्वास्तिक का चिन्ह जो आपको देखने को वो आपको मोहनजोदड़ो से देखने को मिलेगा। तो इस वाले तथ्यों को भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ये रिपीटेड है बट आपके एग्जाम्स में आपको काम आएंगे। उसके बाद हम शवाधान के जो प्रमाण देखे वो हमको कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? एक तो आपको कालीबंगा में मिलेगा और कालीबंगा में तीनों प्रकार के शवाधान मिलेंगे, जिसमें आपको दाह संस्करण में आपको आंशिक शवाधान और आपको पूर्ण शवाधान, ये तीनों प्रकार मिलेंगे। वहीं आप हड़प्पा में देखेंगे तो हड़प्पा में आपको विदेशी लोगों के दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है और यहीं से युद्ध का प्रमाण मिलता है। जो आर्यों के आक्रमण की थ्योरी है यहीं से उसको स्टेब्लिश किया जाता है कि हमको विदेशी लोग भी दफनाए मिलते हैं, मतलब युद्ध हुआ था, लोग मारे गए थे और इसीलिए वो यहाँ पे दफनाए गए हैं। रोपड़ में आप देखेंगे तो मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य है। ये बात हमने पीछे भी कही थी। अब हम अगर देखें कि जनसंख्या का वितरण क्या है, आपसे कोई बहुत डीप क्वेश्चन पूछना होगा और खास करके यूपीएससी की प्रीलिम्स में, तो आपसे ये पूछ लेगा कि जरा जनसंख्या का वितरण बताओ या उसको किसी क्रम में आयोजित करो। तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ थी? मोहनजोदड़ो में। उसके बाद हड़प्पा में, फिर आएगा आपका रोपड़ और उसके बाद आप देखेंगे धौलावीर में। तो ये क्रम है जनसंख्या का। सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा,
द्रुपद और महावीर। ये क्रम आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में अगर आपसे पूछ दिया जाएगा बहुत डीप जाके क्वेश्चन, फिर भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। सिंधु का बाग किसे कहा जाता है, ये भी पूछा गया है एग्जाम्स में, मोहनजोदड़ो को। और यहाँ के टीलों पे हमको कुषाण काल का स्तूप बना मिलता है। फिर हम देख लेंगे कालीबंगा में आपको क्या मिलेगा, कच्ची ईंटों की चारदीवारी मिलेगी। इन वाले टॉपिक्स को यहाँ इसलिए कराया जा रहा है ताकि कोई भी प्रश्न पूछे आपसे प्रीलिम्स में तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। मतलब बचे खुचे हुए टॉपिक हैं ये, जो कहीं छूट गए थे या कुछ कम पढ़ाए गए थे, उनको भी यहाँ पे ऐड कर दिया जा रहा है, जिससे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। हम देख रहे हैं मृण मूर्ति। मृण मूर्ति के विषय में क्या चीज है, त्रिकोटी पद्धति से निर्मित है और सेल खड़ी की बनी मूर्ति है। मोहनजोदड़ो में आप देख रहे हैं कि घोड़े की हमको मृण मूर्ति मिलेगी। तो मोहनजोदड़ो से आपको दांत भी मिल रहे थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लोथल आप ध्यान रखेंगे घोड़े के साक्ष्य में। तुर्कोड़ता भी आप ध्यान रखेंगे घोड़े के साक्ष्य में। मनके आपको कहां से मिल रहे थे, चंद्रहुदड़ो से। मनका का कारखाना आपको कहां कहां से मिल रहा था, एक आपका चंद्रहुदड़ो से, दूसरा आपका लोथल से। ये बात भी हम देख चुके हैं। अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वर्तमान समय में, उनमें एक ट्रेंड देखा गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन स्थलों को उतना ज्यादा नहीं पूछ रहे। जो उसके अलावा क्षेत्र है उनको ये लोग ज्यादा वेटेज दे रहे हैं कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो से ये लोग ज्यादातर प्रश्न पूछ चुके हैं। अब वो रिपीटेड क्वेश्चन ना बने, ये क्या कर रहे हैं कि अगल बगल के क्षेत्रों से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जो 3-4 सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा, उसको भी हम एक ही स्लाइड में देख लें, इससे क्या हो भविष्य में कभी कोई क्वेश्चन बने तो हम उसको अटेम्प्ट कर पाए। बनावली आप देखिएगा तो बनावली 1974 में RS बिष्ट द्वारा खोजा गया है। यहाँ आपको क्या मिल रहा है, मिट्टी का हल मिलेगा, हल हमने देखा था। उत्तम किस्म का जौ मिलेगा। जल निकासी का अभाव होगा, कहाँ पे, बनावली में। संभवतः मंदिर होने की बात यहाँ पे मिलेगी। तो बनावली में आप ध्यान रखेंगे जब भी आपसे पूछा जाए, क्योंकि पूरी हड़प्पा सभ्यता में आपको मंदिर कहीं नहीं मिलते हैं और बनावली एक ऐसा स्थल है जहां मंदिर होने की कुछ ना कुछ बात की जा रही है, कुछ ना कुछ साक्ष्य आपको मिल रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न में आपको फंसाना होगा तो आपसे पूछ लेगा वो कौन सा स्थल है जहां से हमको मंदिर होने की संभावना मिल सकती है। तो आप क्या टिक लगाएंगे, बनावली को। अगला स्थल हम देख लें जो आपका धौलावीरा है। 1967-68 में JP जोशी ने इसकी खोज की है। हमको यहाँ सफेद कुआं मिलेगा, टीले पर हमको पुराना किला मिलेगा। 3 भागों में बटा ये किला है। जो किले का बंटवारा 3 भागों में देखने को मिलेगा वो आपको धौलावीर में मिलेगा, हड़प्पा में 2 भाग में, और लोथल जैसे स्थलों में आपको वो बंटवारा देखने को मिलेगा ही नहीं। एक पुराना कुआं भी हमको मिलता है और स्टेडियम हमको कहाँ मिलेगा, धौलावीरा में। अभिलेख हमको ज्यादा मिल रहे हैं धौलावीरा में। नेवले की पत्थर मूर्ति मिल रही है धौलावीरा में। विशाल जलाशय भी हमको मिलेगा, हालांकि मोहनजोदड़ो का जलाशय ज्यादा फेमस। एक जो ये पुराना कुआं वाला साक्ष्य है इसको आप देख लीजिए। हर घर कुआं जब पूछा जाएगा आपसे, हर घर कुआं आपको कहां से मिल रहा है, वह स्थल कौन सा बन जाएगा आपका, कालीबंगा। लेकिन कुएं का साक्ष्य कहां पे मिलेगा आपको, धौलावीर में भी मिलेगा। तो हर घर कुआं कहां से मिलेगा, कालीबंगा से। ये तथ्य आप ध्यान में रखिएगा। चंद्रहुदड़ो से आप देखेंगे तो घड़ियाल की छाप के सिक्के मिलेंगे, बिल्ले का पीछा करते हुए कुत्ते की छाप मिलेगी, सौंदर्य का सामान मिलेगा आपको। लिपस्टिक वाला जो तथ्य मैंने आपको बताया था वो भी कहां से मिल रहा था, यहीं से। पाइपनुमा नाली का प्रयोग ये लोग करेंगे। ये सारे तथ्य संबंधित है आपसे किससे, चंद्रहुदड़ो से, और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला स्थल हम देख लें लोथल। 1954 में SR राव ने इसकी खोज की थी। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, गोदीवाड़ा, क्योंकि ये बंदरगाह था तो गोदीवाड़ा आपको यहाँ से मिल रहा था। अग्निकुंड के साक्ष्य आपको मिलेंगे, मन का कारखाना भी मिलेगा। अग्निकुंड का एक साक्ष्य आप देखेंगे आपको कालीबंगा में भी देखने को मिलेगा, ये तथ्य आप ध्यान रखेंगे। मनका का कारखाना मिलेगा, और ये मनका का कारखाना कहां से और मिलेगा, चंद्रहुदड़ो से भी मिलेगा। रंगाई का कुंड मिलेगा आपको। आटा पीसने की पत्थर की चक्की मिलेगी आपको लोथल से। चावल के भी साक्ष्य आपको मिल जाएंगे लोथल से। मिट्टी के बने नाव आपको मिलेंगे लोथल से। तो ये वो सारे जिसको हमने डिटेल में भी कर लिया है, हमने इसको पिछले वीडियोज में भी करा था, हमने इस वीडियो के माध्यम से बचे हुए सारे तथ्यों को एक जगह लाके कर लिया है। हमने हड़प्पा सभ्यता की जो पतन की थ्योरी है उसको भी देख लिया है। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में वो भी हमने देख लिया। आप ये ध्यान रखिएगा कि जिस लेवल से जाके क्वेश्चंस पूछ रहा है उस लेवल पे जाके आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप मेंस में अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस को। अदरवाइज नॉर्मल बुक्स से या नॉर्मल स्टडी करके आप जाइए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने, इन क्वेश्चंस को समझना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। कि हड़प्पा सभ्यता के पतन में आप बताइए विनगरीकरण की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई, वहां से ये सभ्यता कैसे समाप्त हो गई, पारिस्थितिकी निम्नीकरण
जैसे आपने अभी हमने डिटेल में देखा कि किस तरह से परिस्थिति परिवर्तन हो रहा है, किस तरह से नदियों का जल परिवर्तित हो रहा है, उसकी वजह से ये सभ्यता समाप्त हुई। वायु आक्रमण के कारण समाप्त हुई कि नहीं हुई, हमने वो रीजंस भी देख लिए। तो हमने इस पूरी वीडियो में ये समझ लिया कि हड़प्पा सभ्यता समाप्त कैसे हुई। हमने कुछ बचे हुए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, उनको भी डिटेल में देख लिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो से आप लोग मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ प्रीलिम्स में आए हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और ये ओवरऑल ये पूरा वीडियो आपकी तैयारी में मददगार शामिल होगा, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ चीज आपको समझ में ना आ रही हो तो प्लीज कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उसको और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने की। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।